एक वर्कर 7,200 रुपीज़ मालिक को दे रहा है और उसको एक दिन में वेज मिल रहा है 250 रुपये। और यही कंडीशन रहा तो आने वाले 10-15 साल में क्या चाय बागान रहेगा? 2,55,000 एकर्स ऑफ लैंड इन एंटायर दार्जिलिंग तराई एडवर्ड्स टी प्लांटेशन लैंड, इसको पूरा ही अभी कॉर्पोरेट लूट होने वाला है। आपका जो ये कन्वर्सेशन है कहीं ना कहीं माइग्रेशन की तरफ इशारा कर रहा है। अनित थापा और विनय तामाङ सर ये दोनों मिलकर जिस तरीके से विश्वासघात किए और विमल गुरुङ सर से भी जिस तरीके से ब्लंडर होते गया पूरा आंदोलन। इस टाइप का काम जो है वो गवर्नमेंट को या तो लोकल बॉडी को करना चाहिए था, जैसे कि जीटीए है, ये लोग नहीं कर रही है काम। बागान में जाने के आगे थोड़ा लिपस्टिक लगाना, वो दैट्स सो इम्पोर्टेंट एज अ फेमिनिस्ट, एज वुमन। तो इतने टी गार्डन जितने भी बंद हुए, नाम लेकर भी बोल सकता हूँ, और इसके पीछे में क्या कारण रहा होगा? वो बंद ही हैं अभी भी। अगर हम लोग के पास लैंड का ओनरशिप नहीं है तो हम लोग गोरखा लैंड हम कैसे क्लेम करेंगे सर? बागान में बोल रहा है कि दाढ़ी वाला को वोट मत दो, सिटी को वोट मत दो बोल के पैसा दे रहा है, बस्ती में ये सिटी को वोट मत दो बोल के पैसा दे रहा है। द रियल क्वेश्चन इज इलेक्शन के बाद में ये लोग रोड में होंगे या नहीं होंगे? सुमेंद्र जी, नथिंग इज स्क्रिप्टेड, है ना? जो भी कुछ है ओरिजिनल है यहाँ पे। इनफैक्ट हम लोग पहली दफ़ा मिल रहे हैं यहाँ पे और सब कुछ ही नया है। मैं इनफैक्ट आज पूछने से ज़्यादा सुनना चाहूँगा आपसे। मैंने रिसर्च तो की, बट रिसर्च करते समय काफ़ी चीज़ इंटरेस्टिंग लगी मुझे, और मुझे लगा कि शायद सोशल मीडिया में जितना इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में वो बहुत अधूरा है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके थ्रू से ही आज आपको पहचानूं और नॉर्मल फ्लो में हम लोग बातचीत करें। और थोड़ा सा बताएंगे, आप टी गार्डन से आते हैं, है ना? और कैसा है ऐसे? नॉर्मली हम लोग पहले बातचीत करते हैं कि टी गार्डन का लाइफ वैसे कैसा है अभी एट प्रेजेंट दार्जिलिंग टी गार्डन में। नॉर्मल डे टू डे लाइफ देखने में कैसा दिखता है? सुबह उठ कर के से लेकर के शाम तक में वो टी गार्डन दिखता कैसा है? सुबह रात में 9 बजे 8:30 बजे सो जाते हैं लोग जन मैक्सिमम कर, और सुबह 4 बजे से शुरू होता है दिन। द डे स्टार्ट्स अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग एंड शुरू होने के, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर श्रमिक लड़की है, महिला है, तो प्रोडक्शन में तो एक लेबर है ही है जी। मगर पूरा सिस्टम का रिप्रोडक्शन, जो फैमिली का रिप्रोडक्शन होता है पूरा सिस्टम का, सोसाइटी का, उसमें भी एक प्रमुख भाग है। 4 बजे उठते हैं, उठने के बाद चाय, फर्स्ट तो चाय से ही शुरू होता है। बिल्कुल। उसके बाद घर के लिए, हाँ, पहाड़ी हमारा जो फैमिली है उसमें चाय इज मैंडेटरी, चाय है। और उसके बाद पूरा सब्जी वब्जी बनाना, पूरा फैमिली को केटर करना, अपने बच्चों को देना, अपने फैमिली के हस्बैंड और ग्रैंडफादर और एनीथिंग, द होल ऑफ फैमिली। उसके बाद में अपना रेडी होना, और अपना क्या है कि चाय बागान में थोड़ा सा सुबह में थोड़ा सा बागान में जाने के आगे थोड़ा लिपस्टिक लगाना, वो दैट्स सो इम्पोर्टेंट एज अ फेमिनिस्ट, एज वुमन। तो वहाँ पर शुरू होता है 4 बजे से, और सुबह जाकर ये पूरा प्रोसेस, और 7 बजे साइरन, 7-7:30 में साइरन होता है। हम लोग का गीत भी है, साइरन को पहिलो कड़कड़ ध्वनिले उद्रेश तिम्रो जीवनी, मतलब हम लोग का गीत ही है, ये कविता है। पूरा जीवन के साथ में वो साइरन जो है वो कनेक्टेड हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट है वो साइरन। तो साइरन के साथ वो जब साइरन होता है तो सबको बुलाते हुए, ए काइली, ए माइली, चलो चलो। और ये पूरा ही एक जो प्लांटेशन का जो कल्चर सोसाइटी होता है, बोलते हैं हम लोग प्लांटेशन, जिसकी वजह से प्लांटेशन लेबर एक्ट बना, द ओवरऑल हिस्ट्री बिहाइंड इट, ये पूरा ही एक कल्चरल, एक सोसाइटल एक बात है। और उसके बाद सुबह जाते हैं, उसके बाद बागान में जाना, उसके बाद कामदारी जो बोलते हैं हम लोग, और पूरा वो लोग को ठेका देता है कि आज के लिए 7 kg 11 kg 12 kg, और उसके बाद वो पूरा पत्ती लेना। और उसके बाद द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ लाइक ड्यूरिंग द ब्रेक, ये टिफ़िन के ब्रेक में सब जन का टिफ़िन में कोई का रोटी आलू दिखने में लगता है कि ये तो नॉर्मल खाना है, मगर जब हम लोग कलेक्टिवली बैठ कर खाते हैं तो ये पूरा एक भोज की तरह हो जाता है। हाँ, एक डिफरेंट टाइप, किसी के पास मशरूम, किसी के पास चिकन, किसी के पास सब्जी, किसी के पास भात, फ्राइड राइस, किसी के पास लास्ट ईयर मतलब कल रात का मोमो, डिफरेंट टाइप का खाना। और उसके बाद फिर काम में लग जाना।
और एकदम काम में लग जाने के बाद फिर 12 बजे का फिर ठेका प्रोडक्टिविटी लिंक वेज है, ठेका मिलता है। और उसके बाद 4 बजे तक का पूरा होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, उसके बाद फिर घर आना, फिर घर आने के बाद अपना फ्रेश होना, पूरा फैमिली को फ्रेश करवाना, बच्चे लोग स्कूल से आते हैं वो लोग को फ्रेश करवाना, फिर किचन में जाना, फिर किचन में खाना पकाना, और वो साइकिल चलता रहता है। और आपने जिस तरह से इस स्टोरी को नरेट किया बहुत ही पॉजिटिव दिखता है, बहुत साइलेंट, बहुत काम, लेकिन इसके पीछे में दर्द भी छुपा हुआ है ना। और क्या वो दर्द ही एक वजह है जो आपको कहीं ना कहीं लेबर राइट्स के ऊपर में काम करने पे मजबूर कराया जिसने? एक्चुअली मेरा फैमिली, पूरा ही मेरा फैमिली का हिस्ट्री टी गार्डन से ही बिलोंग करता है। मैं अभी बस्ती में रहता हूँ। हाँ, थोड़ा सा बताएं ना, अपने बारे में बताएं कैसे। हाँ, मेरे ग्रैंडफादर ही वाज रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन गोरखा राइफल्स में। अच्छा। तो वो उनका, हम लोग का जो पितृयात्मक घर बोलते हैं हम लोग का पूरा एंसेस्ट्रल होम वो करवीर टी गार्डन में है जी। हम लोग का ग्रैंडफादर बाजे मेमे, हम लोग तामांग भाषा में मेमे बोलते। मेमे उसका दादा, वो लोग कोई रेलवे में काम करते थे आसाम में, कोई बागान में ही काम करते थे एक मेमे। तो वो करवीर में रहते थे। तो करवीर में जब वो शादी के मेरे ग्रैंड मदर से, तो मेरे ग्रैंड मदर शी बिलोंग फ्रॉम अ बस्ती विच इज़ नाउ वेयर आई एम लिविंग, बरबुंग बस्ती। अच्छा, बरबुंग बस्ती। इट्स लोकेटेड नियर सेंट एंथनी स्कूल, करशांग, जस्ट टॉप ऑफ इट। तो वहाँ पर हम लोग रहते हैं। मगर मेरा फैमिली, मेरे ग्रैंडफादर के भैया, दादा का पूरा बेटी स्प्रिंग साइड में, सिंगल में, करवीर में, ये पूरा इलाका में रहते हैं। वहाँ पर सब जन टी गार्डन में काम करते हैं। कोई रिटायर्ड होने के बाद किसी को पीएफ नहीं मिला है। बहुत ये समस्या देखते हुए थे, क्योंकि हम लोग छोटे में जब दशई का टीका हम लोग लगाने जाते थे, हम लोग सब जन बरबुंग और सिरीबारी से होते चलते नीचे पोस्ट ऑफिस होते एसडी ऑफिस होते हम लोग करवीर में जाते थे। तो करवीर में वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था वहाँ पर, तो पेड़ के नीचे डाइस कहलाते थे। दसई मतलब ही अपना डाइस वगैरह वो सब कुछ, हाँ, बाय डिफॉल्ट वो कॉमन हो गया। वहाँ पर रहते थे। तो वहाँ पर जब रहते थे हम लोग, तो हम लोग को स्टोरीज सुनाया जाता था कि हम लोग बागान में ऐसे काम करते हैं, वही कामदारी है, कोई ये है, कोई वर्कर है, तो आप लोग का पैसा कैसे मिलता है, कितना मिलता है। तो उस समय बहुत कम मिलता था। हम लोगों को 10 टीका लगाने के बाद 1 रुपया 2 रुपया मिलता था। हाईएस्ट 5 रुपया का नोट था, वो ग्रीन कलर का नोट। वो मिलते वक्त हमारे पिता ग्रैंडफादर के दादा जो भैया थे, हम लोग का हेड ऑफ द फैमिली उस समय, वो हम लोग को वो 5 रुपये देते थे। हम लोग वेट करते थे वो 5 रुपये के लिए, मैं 5 रुपये देंगे। तो ये पूरा ही कल्चरली देखते हुए हम लोग पूरा ही ये बिलोंगिंग, हम लोग का सोशल बिलोंगिंग वही बागान और बस्ती, चिया कमान और बस्ती में ही हम लोग का मेरा बिलोंगिंग हुआ। तो उसके बाद हम लोग जब क्या है कि हम लोग व्हेन वी वर इन दार्जिलिंग, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन सेंट अल्फोंसस स्कूल, we never knew the real story behind tea garden workers. We never knew the real story. Which school you mentioned? Which school? St. Alphonsus School. St. Alphonsus. I was a student there. I studied class 10. I was a topper, madhyamik topper from there. Wow. And plus 2, I studied science, pure science from there. And then after that, I went to Calcutta for my further studies. See, when I came out of my place, the whole overall Darjeeling, and when I went out when I ventured into Calcutta, the entire social belonging shifted. Okay. Because right over there, people had no time to talk to each other. People were like so busy going everywhere but going nowhere. Sialda station, when I first got down from the train, I was like, बहुत बड़ा ट्रांजिशन है ना। आप एक बगान से आ रहे हो या फिर करचोंग से आ रहे हो आप, और फिर सियालदा स्टेशन की बात कर रहे हो, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है। हाँ जी। और मेरा फैमिली पूरा ही आर्मी से बिलोंग करता है। तो क्या हुआ कि मेरे पापा, ही वांटेड मी टू बिकम एन ऑफिसर इन आर्मी जी। तो आई गिव माई NDA। तो उसके बाद NDA का प्रिलिमिनरी एग्जाम्स मेरा हो गया। तो उसके बाद मुझको इंडियन आर्मी नहीं जाना था, क्योंकि बिकॉज माई चाइल्डहुड, आई नेवर हैड माई फादर इन माई चाइल्डहुड, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज इन द ड्यूटी. He was always in Kashmir. He was always in conflict areas. And when I thought of my father, I always thought of my father carrying a gun with a topi, with his new uniform. तो उसके बाद फैमिली फादर के साथ वो बिलोंगिंग ही नहीं था मेरा. तो उसके बाद मेरे को लगता था कि माँ ही है. वो कनेक्शन डेवलप ही नहीं हो पाया कभी एकदम. तो फिर उसके बाद मेरे को लगा कि दिस
ऑक्यूपेशन, दिस इंडियन आर्मी थिंग इज़ द प्रॉब्लम छोटे में। उसके बाद मुझको ये इंडियन आर्मी में जाना एक इच्छा ही नहीं था। छोटे जब हम छोटे रहते हैं तो हम लोगों को बहुत तरह का जो चीज़ है वो इन्फ्लुएंस कर देती है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने वो सोचा कि बिल्कुल मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं भाग के चला गया कोलकाता +2 के बाद। आई लाइड टू माई फैमिली, मेरा नहीं हुआ बोलकर मैं भाग के चला गया, क्योंकि मुझको नहीं जाना था इंडियन आर्मी में, क्योंकि मेरे भैया भी इंडियन आर्मी में हैं, रिटायर होके आए हैं 1 साल आगे। मेरे पापा भी ऑनररी कैप्टन में रिटायर होके आए, सिग्नल्स में थे। तो ये पूरा ओवरऑल जर्नी मेरे लिए एकदम अच्छा नहीं था। तो मैं गया उधर जाकर मैं पहले स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरा केमिस्ट्री में मेरा ऑनर्स चल रहा था। अच्छा। तो केमिस्ट्री में ऑनर्स चल रहा था। अभी वहाँ पर इधर तो अच्छा स्टूडेंट था मैं, कर्शियंग में तो अच्छा स्टूडेंट था, स्कूल टॉपर था। जब कलकत्ता गया तो मुझको लगा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ वहाँ पर। मतलब everyone got 95% above, everyone was getting 95, 96, 98% above. Their entire base on science foundation was so strong. And right. I really felt left out over there. और I wanted to cope up. 1 घंटा में 3 ट्यूशन 4 ट्यूशन में पढ़ाता भी था, ट्यूशन भी जाता था 7 घंटा पूरा ट्यूशन 18 घंटा तक पढ़ा। उसके बाद फर्स्ट ईयर मेरा पास हुआ। सेकेंड ईयर में जब मैं गया, सेकेंड ईयर में आई कुड नॉट टेक इट। मतलब पूरा आई एंटायरली फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द एंटायर सब्जेक्ट। और इंटरनेट उस समय था नहीं उस तरह से। अभी इंटरनेट होने की वजह से क्या हुआ कि दोनों जगह हाँ वो कनेक्टेड फील होता है कि हम एक रिमोट एरिया में रहते हुए भी हमें लगता है कि हाँ हम दिल्ली के साथ में भी कनेक्टेड हैं, कोलकाता के साथ में भी कनेक्टेड है, या वर्ल्ड से कनेक्टेड है। राइट, प्लीज कंटिन्यू। और उसके बाद मैं कॉलेज स्ट्रीट में तो अब किताब का भंडार होता है वहाँ बिल्कुल। मैं कॉलेज स्ट्रीट हर वक्त वही रूट से आता था जाता था, मैं किताब पढ़ता था लेता था, क्योंकि 20-30 रुपये में बढ़िया किताब मिलता है वहाँ पर। तो एक दिन मैं जा रहा था, संडे था मेरे को पता है, संडे गया। आई फाउंड आउट अ बुक, कार्ल मार्क्स कैपिटल। हम लोग सुने थे, मतलब कॉमर्स पढ़ते हुए 7 दोस्त लोग बोलते थे कि कार्ल मार्क्स, पता नहीं था कौन था, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हसिया मारतोल ताड़ा खाली सुना था, वो स्लोगन सुना था, मुझको कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में, ये कार्ल मार्क्स क्या है, कैपिटल क्या है। तो कितना पूछा, 30 रुपये मिला मेरे को, इतना मोटा किताब। तो आई जस्ट टुक दैट बुक और मैं हॉस्टल में गया, मेरा स्कॉटिश चर्च हॉस्टल में। आई स्टार्टेड रीडिंग। तो उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ रहा था इधर, वो भी पढ़ रहा हूँ। तो केमिस्ट्री से मेरा थोड़ा अलगाव चल रहा था, मतलब एलिनेशन, मेरा इंटरेस्ट, आई वाज गेटिंग डिसइंटरेस्टेड ओवर दैट। सो उसके बाद इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट आया। ओ दिस इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, हाउ इज इट बिल्ट अप। हम लोग पूरा बात करते थे कि इकोनॉमिक्स इतना ट्रांजैक्शन है, ये क्या है बोलकर, मगर व्हेन आई रियली फाउंड आउट द कोर ऑफ इकोनॉमिक्स, आई रियली वांटेड टू गो थ्रू इकोनॉमिक्स। सो उसके बाद मैं आई स्पोक टू माई HOD. My HOD then was very helpful. He was a very helpful man. Or I still remember him. Sometimes I call him, I talk to him. नाम लेना चाहेंगे? No, I don't want to take his name. He was such a good teacher and a very good person primarily. तो उसके बाद I spoke to him. उसने बोला, सर ने बोला कि whatever you wanted to do, whatever you are passionate about, you do that, because I know you will do it well. And that was an inspiring thing for me. That's the best thing that a teacher, a good teacher can do. तो उसके बाद I got into Jadavpur University, class 2012. I took my admission over there, economics department. And then my journey as an activist started first. मार्क्सिज्म जो है वो पूरा दिमाग में घुस गया उसके बाद? मार्क्सिज्म भी नहीं, एक्चुअली मार्क्सिज्म तो पढ़ रहा था, पूरा समझ में नहीं आया। कैपिटल तो इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एक बात है, बड़ा समझ में नहीं आ रहा था। मगर डे टू डे बात में हम लोग मतलब एक सर्कल होता है ना, पूरा एक फाउंडेशन, दोस्त लोग डिस्कशन किस टॉपिक में कर रहे हैं। तो 2012 में मैं वहाँ गया, 2013 में गोरखालैंड मूवमेंट का फिल एक हुआ, तो हम लोग उधर पहली बार म्यूजिकल रैली किए थे पूरा उसमें। तो उसमें बंगाली सोसाइटी से बहुत आर्टिस्ट आए थे, मारवाड़ी साथी लोग, हिंदी भाषी लोग, बहुत एक बढ़िया एक शुरू हुआ था। तो टिस्टा रंगीत सुक्दैन हिमालय जे झुक्दैन, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस सॉन्ग एंड एंडेड विथ विशाल ओवरकम। एंड बीच में आमरा करबो जो है बोले, द एंटायर थिंग ऑफ नैरेटिव्स ऑफ लिंग्विस्टिक माने ओवर डिटर्मिनेशन, लिंग्विस्टिक hegemony, everything culminated into a progressive stand over Gorkhaland. And that was then when we first coined out the term democratic Gorkhaland. We wanted Gorkhaland, we wanted
a separate state for the self-determination of oppressed nationalities, where every other minorities inside the Darjeeling overall and entire map of Darjeeling or Gorkhaland, where no one felt left out. Everyone was like equal, and everyone could voice out their opinions and also their dissents. So हम लोग ये बात करते गए, बातचीत करते, तो देन उसके बाद 2015 में होक कलर मूवमेंट आया, द एंटायर स्टूडेंट मूवमेंट, वेयर हम लोग वहाँ पर 16 सितंबर में हम लोग वहाँ पर थे, 32 पीपल वी वर इन हंगर स्ट्राइक. वहाँ पर रात में आकर पुलिस ने पूरा लाठीचार्ज कर हम लोग सबको मतलब ले लिया अंदर. तो उसके बाद द नेक्स्ट डे more than 1.5 lakh students and civil society people from the Calcutta, they joined up against this entire state tyranny, atrocity. तो उसके बाद मैं लाइन बना रहा हूँ, 2 लाइन ऐसे करके नंदन से लाइन बना रहा हूँ. मैं लाइन बनाते जा रहा हूँ. द टॉप ऑफ द रैली रीच्ड राजभवन. 14 किलोमीटर्स का रैली था वो. तो ओवरऑल ये सिचुएशन में ये ओवरऑल ग्रोथ, ये मूवमेंट ही सोशल रियलिटी से ही वो कॉन्शियसनेस आया कि नहीं, वी एज फ्री थिंकिंग पीपल वी नीड टू बी क्रिटिकल अबाउट एवरीथिंग. वी एज यूथ्स वी नीड टू बी क्रिटिकल अबाउट एवरीथिंग. वी डोंट नीड टू अनाउंस आवरसेल्व्स इन द बाइनरी कॉनोटेशंस. इस बीच में कार्ल मार्क्स का बुक पढ़ने के बाद और भी कोई बुक पढ़ा आपने? डेफिनेटली. उसके बाद नोम चॉम्स्की, जिससे आप मतलब इंस्पायर हुए या फिर? भगत सिंह से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ. उसके बाद मैं जब यहाँ पर हम लोग 1940s के हिस्ट्री में when I read the entire history of tea gardens, 1940s, 30s, 40s, there is a glorious history of working class movement in the hills, which has been cornered by the mainstream history. जी. मतलब हम लोग जब पढ़ते 40s, 30s में, उस समय गोरखालैंड का बात, सेपरेट स्टेट का बात बहुत ज़्यादा आता है. whenever it comes to, मैं आप लोग का पॉडकास्ट देखता हूँ, when I spoke to people, when I heard people, ये बात आता है. मगर the entire glorification of वर्किंग क्लास मूवमेंट 1955 का शूटिंग मार्गरेट सोप का, उससे आगे का जो मूवमेंट था वर्किंग क्लास का, बोनस कैसे मिला, बोनस तो ऐसे करके जेब से ले लो बोल के नहीं दिया था सरकार. तो उसका पीछे का जो हिस्ट्री, वो इट इज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट. तो ये पढ़ता गया. उसके बाद हम लोग का गणेश लाल सुब्बा और इंदिरा बहादुर राय का जो डिबेट, उस समय का जो थियोरेटिकल डिबेट चलता था, मतलब बहुत ही हाई लेवल का डिबेट चलता था वहाँ पर. अभी वो डिबेट, इस तरह का थियोरेटिकल डिबेट कुछ नहीं होता है. अभी खाली स्लैंडरिंग होता है. इसको पॉलिटिकल स्लैंडरिंग बोलते हैं हम लोग. इंटेलेक्ट लेवल पे मतलब अच्छी तरीके से जो डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए, वो चीज़ मिसिंग आपको लगता है? हाँ, ठीक है. भगत सिंह, उसके बाद महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, उसके बाद डिफरेंट. अभी किताब तो हम लोग बहुत पढ़े, किताब तो उसके बाद बैक टू बैक हम लोग का स्टडी क्लास होता था हम लोग. फिर आई वेंट इनटू स्ट्रीट थिएटर. अच्छा. स्ट्रीट थिएटर में हम लोग मशीन शब्द रश्मि, जो जिसको मारा दिया गया था 90s के टाइम में, कांग्रेस के तरफ से मारा गया था. शब्द रश्मि का जो एंटायर स्ट्रीट थिएटर का कॉन्सेप्ट, थर्ड थिएटर का कॉन्सेप्ट, और बादल सरकार का पूरा थिएटर का कॉन्सेप्ट, दैट वाज समथिंग विच रियली इंडल्ज मी इनटू एंटायर माने वर्किंग ग्राउंड लेवल एक्टिविज्म. हम लोग मशीन नाटक, जब 2014-15 का मूवमेंट चल रहा था, मिनिमम वेज मूवमेंट इधर, उस समय हम लोग मशीन नाम का नाटक, उसको थोड़ा एडेप्टेशन करके हम लोग टी गार्डन सेंट्रिक बनाए थे उसको. तो वो टी गार्डन का मशीन नाटक हम लोग एंटायर दार्जिलिंग तराई हिल्स में वी डिड मोर देन 140 शोज. एंड वो भी खाली ऐसे थिएटर में नहीं, हम लोग गार्डन के फैक्ट्री के आगे बैठकर हम लोग वो किए. और एंटायर क्राउड वाज लाइक, वी फेल्ट सो रिलेटेड देन. And we really felt that लालीगुरास, हम लोग का समूह है लालीगुरास समूह, we really felt that culture and theater and music is such an important part of entire social movement. तो why not use this tool as a source of awareness and consciousness? सही है. आप पूरा फ्लैशबैक में चले गए. एकदम सुन में आ रहा है वो जी रहे हो आप. थोड़ा सा पानी भी पीजिए. वही चला. और उसके बाद 2014-15 के बाद 2017 का आंदोलन आया. 2017 में हम लोग देख रहे हैं गोरखालैंड मूवमेंट, लेड बाय बिमल गुरुंग. जी. बिमल गुरुंग वाज सच एन आइकॉनिक फिगर. अभी ही इज नॉट एन आइकॉनिक फिगर. देन रियली हिज ओरेटरी स्किल्स बहुत ही, हम जब छोटे थे
मैं भूख हड़ताल 2009 में 2008 में हम लोग भूख हड़ताल भी बैठे थे जब आंदोलन चल रहा था उस समय एसडी ऑफिस में भूख हड़ताल, बिकॉज स्टूडेंट्स विद्यार्थी संगठन था उस समय, विद्यार्थी संगठन बहुत ही एक स्पाइनल कॉर्ड था पूरा आंदोलन का। तो उसके बाद उसका ऑडिटरी स्किल्स देखते देखते फिर जीटीए आया 2013 में, उसके बाद जीटीए के बाद 2017 का आंदोलन पूरा लिंग्विस्टिक हेजीमनी, उसमें पूरा ही हम लोग सपोर्ट आंदोलन के सपोर्ट में, कोई पॉलिटिकल पार्टी व कोई नेता के सपोर्ट में नहीं। 2017 में हम लोग वहाँ पर पीपल्स कलेक्टिव बोलकर एक बड़ा सा हॉलिस्टिक एक कलेक्टिव बनाए थे, जिसके थ्रू ही हम लोग ये ओल्ड मैन्स रिवर का जो विस्तृत किनारा को वो वीडियो बनाए थे हम। वो वीडियो वॉज सोली मेड फॉर द अवेयरनेस ऑफ नेशनलिटी मूवमेंट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग वो किए। तो उसके बाद मतलब देखिए दिल्ली में एक कुछ करना और कलकत्ता में गोरखालैंड के लिए कुछ करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। और कलकत्ता में हम लोग एक रैली करते थे और एक रैली करने के बाद पुलिस लोगों घर घर में आते थे पुलिस एवरी डे। तो हम लोग का पूरा टीम हम लोग हॉस्टल में रहते थे, जोधपुर के हॉस्टल में। और जोधपुर के हॉस्टल में पुलिस अंदर घुसने का दे नेवर हैड द करेज गट्स टू एंटर जोधपुर हॉस्टल। तो हम लोग ये करते करते हुए उसके बाद जिस तरीके से विश्वासघात हुआ पूरा आंदोलन, अनित थापा और विनय तामाङ सर ये दोनों मिलकर जिस तरीके से विश्वासघात किए और विमल गुरुङ सर से भी जिस तरीके से ब्लंडर होते होते गया पूरा आंदोलन। ये पूरा आंदोलन देखते देखते हम लोग वी वेंट इनटू अ कंक्लूजन दैट without a revolutionary organization a revolution is not possible। क्योंकि एक जन को जेल में चले गए और उसका ठीक नीचे का 2 कमांडर पूरा आंदोलन को बिगाड़ दिए। और इस तरीके से हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग में गए कि हम लोगों को पहाड़ में ठीक है, अगर हम लोगों को कुछ चेंज करना है तो चेंज के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रांतिकारी संगठन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी लगता है गोरखालैंड होना चाहिए या फिर एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन नेशनलिटीज, नॉट ओनली गोरखालैंड। यहाँ पर कामतापुरी आंदोलन है, ग्रेटर कुछ बिहार आंदोलन है। इफ वी आर सपोर्टिंग गोरखालैंड एज डेमोक्रेटिक पीपल, आई एम नॉट सपोर्टिंग गोरखालैंड एज गोरखा, आई एम सपोर्टिंग गोरखालैंड एज अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो हम लोग अगर वी आर सपोर्टिंग गोरखालैंड, व्हाई नॉट सपोर्ट कामतापुरी मूवमेंट। सो ये ओवरऑल जो आंदोलन चलता है आंदोलन में, उसमें तो डेमोक्रेटिक आंदोलन में तो एवरीवन शुड सपोर्ट इट। बट डेमोक्रेटिक आंदोलन को यूज करते हुए अगर देर इज ओनली द एंटायर रेजिम इज ओनली लुकिंग फॉर अ चेंज ऑफ पावर, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। सो हम लोग ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव बनाते गए। और उसके बाद 2000 कोविड में आया। कोविड के बाद हम लोग कोविड के में अभी घर में सब जन वी वर लाइक रेस्ट्रिक्टेड इन आवर रूम्स। उस समय हम लोग वी शैल ओवरकम बोलकर एक संगठन बनाए जो टेलीकम्युनिकेशन, डॉक्टर के साथ बात करवाना, मेडिसिन घर घर में पहुंचाना, उसके बाद सैनिटाइजेशन का बात, उसके बाद पूरा ग्लव्स अगर एम्बुलेंस सर्विसेज देना है तो हम लोग पब्लिक क्राउड फंडिंग के दौरान हम लोग वी वेंट रीच्ड ऑलमोस्ट 105 विलेजेस इन दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड तराई डुवर्स। राइट। तो हम लोग ये करते करते उसके बाद 2023 में हम लोग का यूनियन रजिस्ट्रेशन हुआ, हिल प्लांटेशन एम्प्लॉयज़ यूनियन। तो ये हिल प्लांटेशन एम्प्लॉयज़ यूनियन रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो ये बोनस मूवमेंट, ये मिनिमम वेज मूवमेंट, ये लॉन्ग व्यू मूवमेंट, दिस एंटायर थिंग हम लोग उसके बाद ही मीडिया में ज़्यादा। सो बेसिकली अगर देखा जाए, हालांकि मैं देख रहा था कि पहले से भी थोड़ा आप कनेक्टेड थे लेबर्स, टी गार्डन लेबर्स के साथ में, बट 23 से आप लोग एक्टिवली और ऑन पेपर्स आप लोग काम कर रहे हैं। यस, बिकॉज हम लोग का रजिस्ट्रेशन 2023 में मिला यूनियन, और यूनियन के रजिस्ट्रेशन में भी हम लोग बहुत संघर्ष किए। अच्छा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के अंदर जाने में ये जो रजिस्ट्रेशन के पूरा चक्कर में देयर इज अ ह्यूज करप्शन रिगार्डिंग दिस इनसाइड। माने एक रजिस्ट्रेशन के लिए 35,000 40,000 दे लिटरली दे आस्क फॉर मनी। अच्छा। तो हम लोग इसको भी एक्सपोज करते करते पूरा लेबर डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करते हुए वी फाइनली गॉट द रजिस्ट्रेशन। एंड देन उसके बाद हम लोग ये पूरा आंदोलन में वी गॉट रियली इनटू, बिकॉज टी गार्डन मूवमेंट में ट्रेड यूनियनिज्म मतलब खाली ये आंदोलन करना नहीं है, जाकर कोई बीमार हो रहा है, बीमार होने के उसको कौन हॉस्पिटल में लेना पड़ेगा, किसके साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा, वेलफेयर प्रोग्राम एकदम अंदर में हम लोग ग्राउंडेड होकर काम करना पड़ता है। ये ऊपर से ये काम नहीं होता है, एकदम ग्राउंडेड होकर काम करना पड़ता है। तो इस जगह में एक्चुअली इस टाइप का काम जो है वो गवर्नमेंट को या तो लोकल बॉडी को करना चाहिए था, जैसे कि जीटीए है, ये लोग नहीं कर रही है काम। ये लोग जीटीए इज सच अ वीक बॉडी इन द हिल्स। मतलब जीटीए, अगर जीटीए को काम करना है तो जीटीए में अगर ईमानदार लोग जाए तो जीटीए से
थोड़ा बहुत काम हो सकता है, मगर देर इज रेस्ट्रिक्शन इन द एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ GTA. इट इज़ अ बिजनेस बॉडी, इट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी. GTA का फर्स्ट लाइन में ही एक प्रकार का लिखा हुआ है. तो ये एंटायर स्ट्रेच जो है GTA नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है. GTA में जो बैठे हुए हैं वो जस्ट वक्तव्य दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे. डेफिनेटली ग्राउंड लेवल में GTA का जो भी पॉलिसी हुआ, जो भी इंसेंटिव्स है, जो भी बातचीत है, वो पूरा पार्टी चैनल के थ्रू आता है. बट ये तो सैड है ना, मतलब जो बॉडी है उनको करना चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से किसी को एक ऑर्गेनाइजेशन रेडी करना पड़ रहा है और फिर वो लोग वेलफेयर का प्रोग्राम्स वगैरह चालू कर रहे हैं. सो दिस इज समवेयर समथिंग इज मिसिंग ऑफ दैट. मतलब आप देखिए ये BTR व आसाम का जो भी ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब जहाँ जिस जगह में, नॉर्थ ईस्ट में सब जगह में देखिए आप, मणिपुर हो व नागालैंड हो व आसाम हो व बोडोलैंड हो, सब जगह में जहाँ पर अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का आंदोलन हुआ है, वहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन का आंदोलन को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए इस ऑटोनॉमस बॉडी को जिस तरीके से दिया गया है, और ऑटोनॉमस बॉडी में जो पावर में गए हैं, जो बैठे हुए, देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द स्टेक होल्डर्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट इज टू एक्सपोज द ऑटोनॉमस बॉडी कि ये कुछ क्या कर नहीं सकता है. मगर यहाँ तो क्या करते हैं, हम लोग तो जस्टिफाई करते हैं. यहाँ का जो अभी सत्ता में बैठे हुए BJPM, उसके बाद उसके आगे GJM, वो दे जस्टिफाइड द एंटायर बॉडी. सो दिस ओवरऑल कैरिकेचर एंड दिस ओवरऑल चेंज ऑफ पॉलिटिक्स एंड रेजिम, इसके पीछे ही भागदौड़ ज़्यादा है. तो ग्राउंड लेवल में जो काम करना पड़ता है, ग्राउंड लेवल में टी गार्डन वर्कर्स का सबसे बढ़िया मुद्दा, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी मुद्दा अगर वर्कर के साथ जाकर पूछे आप, तो वो लोग हाजिरा बोलेगा. एक दिन का हाजिरा 250 में नहीं होता. हम लोग को मिनिमम वेज एटलीस्ट 500 से ऊपर होना चाहिए. तो धीरे धीरे हम इसमें जाएंगे. पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ, पूरे नॉर्थ बंगाल का जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरह के गार्डन्स डिवाइडेड हैं मेरे समझ से. एक दार्जिलिंग के टी गार्डन्स और एक डुवर्स के तरफ के टी गार्डन्स. दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम जब भी बातचीत सुनते हैं तो ज़्यादातर दार्जिलिंग का वॉइस ज़्यादा दिखता है. ऐसा क्यों है? मतलब दार्जिलिंग टी एक वर्ल्ड ब्रांडेड टी है, क्योंकि टी प्रोडक्शन में, टी इंडस्ट्री में ऑल्टीट्यूड, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, रेनफॉल, सब का एक मापदंड होने के बाद उसका क्वालिटी वहाँ से बनता है. ब्रिटिश लोग जब फर्स्ट दे स्टार्टेड टी प्लांटेशन, दे नेवर स्टार्टेड द टी प्लांटेशन इन दार्जिलिंग, दे स्टार्टेड द टी प्लांटेशन इन शिलोंग फर्स्ट. शिलोंग में गए थे वहाँ पर, उसके बाद आसाम में शुरू किए थे फर्स्ट में, मगर वहाँ पर हुआ नहीं जिस तरीके से दे वांटेड. एंड में फाइनली जाकर दार्जिलिंग में दे स्टार्टेड, आलूबारी में शुरू किया था फर्स्ट वहाँ ऊपर. तो ये ओवरऑल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, रेनफॉल का इंटेंसिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट है दार्जिलिंग टी के लिए और उसका फ्रेग्रेंस के लिए. और उसका ब्रिटिश लोग जब स्टार्ट किए, दे रियली वर वेरी पैशनेट एंड क्रेजी अबाउट टी प्लांटेशन एंड दार्जिलिंग को एक इंटरनेशनल हब में कन्वर्ट करना था. दे वर रियली इनटू इट. मैं तो अभी पढ़ता हूँ वो लोग का, मतलब क्या क्या स्टडी नहीं किए थे वो लोग. आकर बोटानिस्ट को बुलाकर, उसके बाद जियोलॉजिस्ट को बुलाकर, दे रियली वर इनटू इट. मगर अभी जिस तरीके से ये प्लांटेशन दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स में बात किया जाता है, देखिए दार्जिलिंग में भी आसाम टी है, दार्जिलिंग में चाइना टी भी है, आसाम टी भी है, मगर उस आसाम टी की क्वालिटी बहुत ही बेटर होता है. और तराई में भी चाइना टी है और आसाम टी भी है, मगर उसका लीफ का साइज़, उसका फ्लेवर, उसका बनाने का, क्योंकि अगर मतलब यह भी एक प्रॉब्लम है कि आगे क्या होते थे कि वी हैड ब्यूटीफुल टी मेकर्स जो बागान में ही रहते थे, हु रियली न्यू अबाउट द फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स ऑफ टीज. अभी क्या है कि ये पूरा जो टी मेकर्स जो हम लोग बोलते हैं, टी मेकर को पूरा ही कुछ ये कोर्स कुछ नहीं करवाते हैं. अभी टी प्लांटेशन को इस तरीके से दे हैव कॉर्नर्ड एंड दे हैव misplaced and misinformation about the entire tea plantation, कि इसके वजह से ही टी प्लांटेशन का ओवरऑल बात आगे नहीं जा पा रहा है. और दार्जिलिंग का बात क्यों होता है? क्योंकि दार्जिलिंग तराई डुवर्स में 2011 में ढेकलापाड़ा टी गार्डन जब बंद हुआ गया था, उसके बाद ढेकलापाड़ा के वर्कर्स लोग दे रोट टू प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर तो उसी साल में आई थी ममता बनर्जी. दे रोट टू ममता बनर्जी दैट हम लोगों को सुसाइड करने का अधिकार दे दो, हम लोग यहाँ पर हम लोग जी नहीं पा रहे हैं. तो ये इतना फोकस में नहीं आया, इतना बात होना था. ये फोकस में आया एंटायर साउथ बंगाल का उसमें मीडिया में. राइट.
मगर ये इधर इतना फोकस में नहीं आया जिस तरीके से यहाँ पर नॉर्थ बंगाल के इस पूरा क्षेत्र का जो मीडिया प्रेजेंटेशन है उसमें नहीं आया। मगर जिस तरीके से दार्जिलिंग को टी गार्डन में प्लेस किया गया, दार्जिलिंग में तो टी गार्डन गोरखालैंड मूवमेंट का पूरा ही स्पाइनल कॉर्ड और बैकग्राउंड तो टी गार्डन वर्कर्स और बस्ती के लोग हैं, क्योंकि भीड़ भी चाहिए। अगर नेता को भीड़ भी चाहिए, अगर नेता को जुलूस के लिए लोकजन भी चाहिए, तो वो लोग जाकर चाय बागान से ही लेके आते हैं लोकजन को। तो इसमें नैरेटिव में द एंटायर नैरेटिव ऑफ गोरखालैंड मूवमेंट एंड टी गार्डन मूवमेंट में जो एक डायनामिकल एक रिलेशनशिप होना चाहिए, उसको मीडिया में भी फोकस ज़्यादातर कि टी गार्डन वर्कर्स दे वांट गोरखालैंड, टी गार्डन वर्कर्स को गोरखालैंड चाहिए, मगर वो लोग को मिनिमम वेज भी चाहिए, वो लोग का अपना ज़मीन का अधिकार और पर्चे पट्टा भी चाहिए, वो लोग का डिग्निफाइड लिविंग का स्पेस भी चाहिए, वो लोग को सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए। इसको लार्जर इन द बैक कॉर्नर इसको करवाया गया है। 80s के टाइम से ही ये पूरा ये नेशनलिटी मूवमेंट और वर्किंग क्लास मूवमेंट का जो कॉन्ट्राडिक्शन CPIM के टाइम में जो कॉन्ट्राडिक्शन रखा गया था, ये कॉन्ट्राडिक्शन को सच्ची में दार्जिलिंग के पॉलिटिक्स और दार्जिलिंग के पॉलिटिशियंस इंटेलेक्चुअल्स इसको हैंडल नहीं कर पाए। दे नेवर टुक अ प्रॉपर मतलब कोर्स ऑफ हैंडलमेंट विथ दिस टू इश्यूज। वहाँ पर क्या किया कि आइदर गोरखालैंड और आइदर वर्किंग क्लास मूवमेंट। नेशनलिटी मूवमेंट और क्लास क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगर इंटरसेक्शनैलिटी से नहीं देखेंगे तो ये बहुत आगे जाकर प्रॉब्लम होने वाला है, जिस तरीके से एथिक्स में हुआ। मतलब यही हुआ टेसिस में। ये तो हम क्वालिटी ऑफ टी के ऊपर में हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया कि हाँ चलिए दार्जिलिंग का टी क्यों, आपने अपने तरह से बताया। लेकिन दोनों टी गार्डन्स में क्या जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सेम है या अलग अलग है? तराई और पहाड़। यस डेफिनेटली मैं जब बगान में तराई और डुवर्स के में जाता हूँ तो द लेवल ऑफ पॉवर्टी ओवर देयर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली मोर प्रॉब्लमेटिक। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। दार्जिलिंग में क्या है कि दार्जिलिंग में वो लोग चाय बागान में जो वर्कर्स लोग हैं वो लोग का अपना खेती पाती भी होता है, वो लोग छोटा वेजिटेबल्स भी करते हैं, वो लोग दे हैव डोमेस्टिकेशंस ऑफ डिफरेंट पिग्स और गोट्स, दे हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। एग्जैक्टली दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दे हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम इन द हिल्स? ऑफ कोर्स माने है ये, जैसे कि बाखरा को खरीद कर ले जाना, ये गोट का सेलिंग, उसके बाद उसका डोमेस्टिकेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, उसके बाद वेजिटेशन करवाना, ये ओवरऑल ये बात। और उसके साथ साथ मतलब दार्जिलिंग हिल्स में और डुवर्स में यूथ का जो टी गार्डन के यूथ का जो एजुकेशन का जिस तरीके से एक स्टैंडर्ड है उसमें डिफरेंस है, आगे से डिफरेंस है डेफिनेटली। दार्जिलिंग हिल्स में एजुकेशन मतलब इट्स एजुकेशन हब हुआ करता था दार्जिलिंग एक समय तक। बिल्कुल। तो उसके बाद ये किया कि वो यूथ लोग खाली बगान में नहीं रहे, क्योंकि 2011 में 100 कितना 96 रुपीज़ था, 94 रुपीज़ का हाजिरा उस जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो वी नेवर इवन हैड एन ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग द टी गार्डन। हम लोग का सोच भी नहीं था, क्योंकि हम लोग क्या 90 रुपये में क्या कर लेंगे वहाँ पर, तो पढ़ लिख कर हम लोग बाहर जाकर ही कुछ करेंगे, ये एक इमेजिनेशन बना। मगर डुवर्स में अभी आस्ते आस्ते करके वो जो एक शताब्दी आगे दार्जिलिंग के यूथ माइग्रेशन में माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाया, अभी आस्ते आस्ते करके डेवलपमेंट हो रहा है डुवर्स में। ये तो डुवर्स और दार्जिलिंग का इकोनॉमिक ग्राउंड रियलिटी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए अदर सोर्स ऑफ इनकम में मेनली आर्मी और माइग्रेशन होकर डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करना, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। लेकिन ये माइंडसेट में ये डिफरेंस हुआ क्यों? मतलब दोनों ही तो वर्किंग क्लास हैं, राइट? दोनों ही चाय बागान में काम कर रहे हैं, बट ये हिल्स वाले अडेप्ट कर लिए चीज़ों को, कहीं ना कहीं एजुकेशन पे भी फोकस किया, और आप कह रहे हैं कि जो चीज़ डुवर्स में या फिर तराई में थोड़ा देर से आया, क्यों? मतलब ऐसा क्यों हुआ? ये एजुकेशन लेकर एक गरीब से गरीब एक वर्कर, टी गार्डन से वर्कर या नॉन वर्कर हो, वो उसका मतलब महीने का वेतन इतना ज़्यादा ना हो, मगर दिमाग में ये कि मैं पढ़ाऊँगा, अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा, मैं बच्चे को ये पॉवर्टी सर्कल से बाहर निकालूंगा। ये कॉन्शियसनेस बहुत आगे आया था ये हम लोग के पहाड़ में। और ये कॉन्शियसनेस ये डुवर्स में स्पेशली ट्राइबल बेल्ट में ये अभी अभी आस्ते आस्ते डेवलप हो रहा है। क्योंकि मैं जब हम लोग गए थे,
एक घर था, हम लोग बंदा चाय बागान में 2015 से बहुत ग्राउंडेड होकर काम करे। बाखराकोट में हम लोग गए थे, बाखराकोट ढेकलापाड़ा में गए थे, उसके बाद उधर दुमसीपाड़ा में गए थे। दुमसीपाड़ा में ट्राइबल बेल्ट आदिवासी लोग का घर, मतलब कुछ नहीं है घर में, लिटरली वो लोग का घर में खाने का आज खा लिए, आज रात को क्या खाएंगे। अरे बाप रे। ये जो सिचुएशन है, इसमें भी इतना बड़ा डिलेमा है कि हम नेक्स्ट मील कहाँ से मिलेगा। ये हम लोग जब 15-14 में जाते थे, ये दुर्दशा देखकर, ये स्थिति देखकर हम लोग चौंक गए थे पूरा। जो स्थिति अब पहाड़ में डेफिनेटली है कि हम लोग क्या खाएंगे, किस तरह से खाएंगे, मगर वहाँ पर ना हम लोग कुछ ना कुछ करके ही खाएंगे। ये करेंगे, ये करेंगे, वहाँ से जाकर ये कुछ काम करेंगे, मिस्त्री काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाहर से कोई भेज देगा, मेरा बेटा भेज देगा, वहाँ कोई आर्मी में गया है उसको भेज देगा। मगर यहाँ पर ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम का जो वायबिलिटी है, ऑप्शन है डुवर्स में, वो उस समय बहुत ही कम था। वो अभी आप देखो कि अगर एज वाइज अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन करोगे चाय बागान में काम करने के लिए, तो ज़्यादातर वर्कर्स 40 ईयर्स के ऊपर ज़्यादातर वर्कर्स है, 40 ईयर्स, और यंग वर्क फोर्स बहुत ही कम है, बहुत कम। और ये यंग फोर्स आप अगर डुवर्स में देखोगे, यंग वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अभी भी डिपेंडेंट है, एटलीस्ट 90% डिपेंडेंट है कि हमको चाय बागान से ही करना है। हाँ, तो ये है, मुझको लगता है कि ये तो आपका जो ये कन्वर्सेशन है कहीं ना कहीं माइग्रेशन की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको पता चल रहा है कि हाँ इससे हमारा गुजारा नहीं चलने वाला है, आप दूसरे चीज़ों पे डिपेंडेंट हो रहे हो, आप एजुकेशन पे जब अगर फोकस कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ रहा है यूथ को, है ना। बट ये तो सैड है ना चाय बागान के लिए। मतलब आप खुद सोचो कि अगर वही, दैट इज वाई द इश्यू ऑफ मिनिमम वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द वर्कर्स बट ऑल्सो फॉर टी गार्डन प्लांटेशन ओनर्स। क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर ठीक है 500 पकड़ लो, 500 या 550 पकड़ लो, 600, 500 से 600 का हम लोग का डिमांड है, 585 पकड़ लो एक दिन का हाजिरा। अगर एक दिन का हाजिरा 550 रुपया, उसका 26 डेज होने के मतलब 17-18 हज़ार महीना में, 17-18 हज़ार अगर वो घर में बैठकर कमाता है, तो जो माइग्रेटेड होकर गए हैं ना, वो लोग लौट के आ जाएंगे, डेफिनेटली लौट के आ जाएंगे। और जो मालिक हर वक्त बोनस के टाइम में बोलता है कि एब्सेंटिज्म है, वो चीज़ भी यहाँ पर कम हो जाएगा। और जिस तरीके से पूरा टी प्लांटेशन में वो प्रोडक्टिविटी कम होता जा रहा है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, तो लार्जर अगर सेक्शन ऑफ वर्कर्स अगर आएंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। सही। मगर अभी क्या है कि आगे 500 वर्कर्स थे, अभी खाली 200 वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, मगर वो 200 वर्कर्स को तो पूरा वर्कलोड तो 200 वर्कर्स के ऊपर है ज़्यादा। सही। तो ये पूरा प्रोडक्टिविटी, ये जो बात है मिनिमम वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टी प्लांटेशन एज अ होल। मगर यहाँ पर हाजिरा अगर 250 ही रहेगा तो कौन काम करेगा, कोई नहीं करेगा। अब इस बीच में मैं कुछ स्टोरी सुनना चाहूँगा, छोटे छोटे स्टोरीज में आप बताएं कि 250 रुपीज़, अब जिसके फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो टी गार्डन में काम करते हैं, उनका तो फिर भी चल जाता है मेरे ख्याल से। जिसके फैमिली में 3-4 लोग हैं जो जॉइंटली काम करते हैं टी बागान में, एक जॉइंट फॉर्म में एक अमाउंट आ जाता है। लेकिन काफ़ी फैमिलीज ऐसे भी होंगे जिनके फैमिली से एक ही लोग हैं जो टी गार्डन में काम कर पाते हैं। कुछ स्टोरीज बताइए कि कितना वर्स्ट है सिनारियो, 250 रुपीज़ से क्या क्या हो रहा है एक्चुअली। मतलब लॉन्ग व्यू टी गार्डन में हम लोग देविका मैम बोलते हैं, मतलब ग्रैंड मदर मैम, मतलब देविका मैम बोलते हैं हम लोग। उसका एज है 64 या 66 ईयर्स ओल्ड। वो अभी भी बागान में काम करती है, अकेले ही घर में। उसका खाली ग्रैंड सन है, वो स्कूल में पढ़ता है। तो हम लोग जब माम के घर में जाते हैं तो माम का आर्थिक स्थिति इतना ख़राब है वहाँ पर, और उसके ऊपर 2013 से जो पीएफ का डिडक्शन होता है, 250 में तो 12% करने से 30 रुपये डिडक्शन एवरी डे। डिडक्टेड मनी जो है वो भी डिपॉजिट नहीं किया है पीएफ ऑफिस में, गोविंद गर्ग जो मालिक है। तो ये पूरा 50 ईयर्स में तो उसका तो वो रिटायरमेंट होना था, उसके बाद उसका पेंशन होना था। ये पीएफ का पैसा वहाँ पर डिडक्ट होकर वहाँ पर डिपॉजिट नहीं किया, इसकी वजह से उसका धक्का भी पेंशन में पड़ा है। क्योंकि पीएफ का वर्कर्स लोग का 12% से 3.69% पेंशन में जाता है। हाँ। तो ये पेंशन में भी धक्का मिल रहा है। ये पूरा गांव में इसी तरीके से 70 ईयर्स ओल्ड, 72 ईयर्स ओल्ड जो वर्किंग वुमेन है, वो अभी तक बागान में काम करते हैं, मजबूर है वहाँ पर। वो लोग को रिटायरमेंट चाहिए, मगर रिटायरमेंट होने के बाद पीएफ का पैसा नहीं देता है, ग्रेच्युटी का पैसा नहीं देता है, उसके बाद डीएलआई का पेंशन नहीं मिलता है।
पेंशन के लिए ऑफिस जाओ। इसकी वजह से वो आइदर दे आर वर्किंग इन द सेम गार्डन और दे आर गेटिंग माइग्रेटेड टू अदर गार्डन और टी गार्डन्स टू वर्क। जैसे अभी वाउचर वर्कर्स बोला जाता है नया, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का दूसरा नाम वाउचर वर्कर्स है पहाड़ में और दूसरे में। आपको पता होगा कि सुबह सुबह में दिखा होगा कि ये पिकअप में वर्कर एक गार्डन से दूसरे गार्डन जाते हैं। ये लोग को क्या करते हैं, ये लोग को एजेंट लेके जाते हैं। एजेंट का बात होता है एक दूसरा बागान का मैनेजर के साथ। तो ये मजदूर है, ये मजदूर वो लोग को एजेंट लेके जाते हैं, मगर एजेंट के साथ डायरेक्ट डील होता है मैनेजर के साथ। अच्छा। तो ये वर्कर को अगर जाते वक्त अगर ये गाड़ी में, हम लोग बहुत बार देखे कि एक्सीडेंट हुआ, बहुत वर्कर मर गए पिकअप में, वो होने से अगर वो डेथ का इंश्योरेंस DLI क्लेम करना है तो ये तो एजेंट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो डायरेक्टली एजेंट को लेके जा रहा है। और एजेंट बोलेगा नहीं मैं तो तुमको खाली लेके जा रहा हूँ, तुमको एम्प्लॉयमेंट तो ये मैनेजर दे रहा है दूसरा बागान का। तो मैनेजर बोलेगा कि मालिक बोलेगा कि नहीं मेरा तो बात तुम लोग के साथ स्ट्रेट नहीं है। तो ये बीच का ये जो है, इसकी वजह से ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। मतलब ये पूरा सिस्टम इस तरीके से चलाया जा रहा है कि आगे में जाकर ये परमानेंट नेचर ऑफ जॉब्स को पूरा ही कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर में कन्वर्ट किया जाए, ऐसा टाइप का एक नया अंदर में चल रहा है। और ये जो नए गार्डन है, बॉटली फैक्ट्री गार्डन, ये जो बोलते हैं कि बॉटली फैक्ट्री लेते हैं ये गार्डन में वर्कर्स लोग को अभी भी 170 रुपया किसी बागान में, किसी को 180 रुपया, किसी को 190 रुपया, किसी को 210 रुपया। कुछ इसमें रेगुलरिटी नहीं है, रेगुलाइजेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है वेज का। तो ये पूरा सिचुएशन देखकर अभी यही स्थिति रहा तो प्रत्येक वर्कर्स लोग का डेफिनेटली बागान में काम करने का वर्कर लोग तो बहुत कम ही हो जाएंगे। मगर आस्ते आस्ते करके टी प्लांटेशन को एक म्यूजियम की तरह बनाकर पूरा ही टी प्लांटेशन का लैंड, अभी लैंड में जा रहे हैं हम लोग। लैंड में पूरा ही हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, टूरिज्म बिजनेस, इको टूरिज्म बिजनेस बोलकर पूरा ये जो ऑलमोस्ट 2,55,000 एकर्स ऑफ लैंड इन एंटायर दार्जिलिंग तराई टुवर्ड्स टी प्लांटेशन लैंड, इसको पूरा ही अभी कॉर्पोरेट लूट होने वाला है। ये ट्रांजिशन स्लोली इस तरीके से बनाया जा रहा है, ये ट्रांजिशन इस तरीके से बनाया जा रहा है। अगर दे रियली हैव, अगर इफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द GTA एडमिनिस्ट्रेशन, दे रियली थिंक दैट टी प्लांटेशन को वी हैव टू सेव टी प्लांटेशन, देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी वो कर सकते हैं, मगर दे डोंट वांट टू डू इट बिकॉज दे वांट टू सेल दिस लैंड टू बिग अदर कॉर्पोरेट बॉडीज। अभी लैंड एज एसेट इतना बड़ा एसेट है, आप तो वी ऑल नो। सो ये है चक्कर पूरा इसमें जाकर। तो ये पूरा माइग्रेशन, पॉवर्टी वेजेस, 2050 का पॉवर्टी वेजेस, उसके बाद में लैंड, उसके बाद में मिनिमम वेज, दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड। अगर इफ द गवर्नमेंट रियली वांट्स इट, बिकॉज द हाई कोर्ट में 2023-2024 में देयर आर 2 जजमेंट्स which says that minimum wage implementation should be done within 6 months and other one is in within 6 weeks. Yes. मगर इसको हाई कोर्ट का ही जजमेंट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। बिकॉज यहाँ मिनिमम वेज तो मैं देख रहा हूँ कि IJGF और एडवर्ड्स आकर कलकत्ता में किए मिनिमम वेज का, कोई इधर में करता है। मिनिमम वेज का एक नेता बोलने से मिनिमम वेज नहीं होगा, एक लीडर बोलने से मिनिमम वेज नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक हॉलिस्टिक यूनाइटेड मूवमेंट नहीं होगा, डिफरेंट पार्टीज अपना अपना पॉलिटिकल डिफरेंस साइड में रखकर, यूनियंस साइड में रखकर, यूनियंस का पॉलिटिकल डिफरेंस साइड में रखकर, अगर एक हॉलिस्टिक मूवमेंट नहीं होगा मिनिमम वेज के लिए, तब तक मिनिमम वेज यहाँ पर नहीं होने वाला है। जितना भी विधानसभा में जाकर बोलो, क्या कराओ, जो हाउ मच वी स्क्रीम, दिस इज द सिनेरियो। एकदम बेसिक तरीके से कुछ चीज़ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि शहर में क्या होता है, कंपनीज़ में जो लोग बच्चे काम करते हैं, उनको अगर सैलरी पसंद नहीं आती है तो वो एक समय के बाद में वो छोड़ देते हैं, दूसरे कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं। ऐसा क्या मजबूरी है कि टी गार्डन में काम करने वालों को टी गार्डन में ही अटक के रहना है, वो वहाँ से शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं? क्या वजह है? मतलब देखिए, ये मैं दूसरे एंगल से पूछ रहा हूँ और इसको फिर मैं जोड़ने का कोशिश करूँगा। मतलब ये तो टी गार्डन में जैसे कि एज इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि मेरी माँ, एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी माँ वो सिलगुड़ी तक भी अकेली नहीं आती है। मतलब उसका तो एक बिलोंगिंग है, एज वाइज है, डर है, मतलब कितना इमोशनल अटैचमेंट भी है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल एक वनरेबिलिटी भी है कि सिलगुड़ी में जाकर अगर कोई कुछ कर दिया, बाहर में जाकर कोई कुछ कर दिया, तो वेरी मच ऑफ द यूथ हैव क्रॉस दिस बाउंड्री। मगर एक ईयर, एक एज भी एक नंबर है जो कर नहीं पा रहे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 40 ईयर्स अबव से ज़्यादा वर्कर्स लोग, स्पेशली विमेन वर्कर्स, वो बागान में काम करते हैं।
वो लोग का अभी 40 वर्ष हो गए, हम लोग बाहर में जाकर क्या करेंगे, कौन हम लोग को काम और देगा? यही कंडीशन रहा तो आने वाले 10-15 साल में क्या चाय बागान रहेगा? क्योंकि वर्कर्स ही नहीं रहेंगे आपके हिसाब से। चाय बागान रहेगा, मगर ये जिस तरीके का चाय का ये ओवरऑल एक वर्ल्ड मार्केट में जिस तरीके से चाय ही तो आइडेंटिटी दिया है दार्जिलिंग को, ये पूरा घट जाएगा, प्रोडक्शन घट जाएगा। और ये पूरा चीज़ को एक एक्सक्यूज़ बनाकर मालिक लोग चाय बागान का पत्ती बुशेज को छोड़कर वो लोग ज़मीन के अंदर घुसकर ज़मीन को हाथ में ले लेगा। क्योंकि अभी तो ये तो देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात है, देखिए चाय बागान का ज़मीन आपके हिसाब से क्या लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है, बोलिए आप, आपको क्या लगता है अभी की स्थिति? मेरे को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए इसमें। लीज मतलब हम लोग बोलते हैं कि लीज देता है मालिक, मगर आस्ते करके 2024 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में एक लाइन का कन्वर्जन कर दिया गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट। उसमें लिखा है कि द लैंड ऑफ टी गार्डन प्लांटेशंस इज कन्वर्टेड फ्रॉम लीज होल्ड लैंड टू फ्री होल्ड लैंड। मतलब ये लीज होल्ड लैंड टू फ्री होल्ड लैंड बनाकर इसमें इसका डेप्थ हम लोग का कितना 3 MLA तो था जी, खरसाङ, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग। मगर ये 3 MLA जब ये इतना छोटा लाइन मगर इतना इंपॉर्टेंट लाइन चेंज किया वहाँ पर, नोबडी इवन टुक अ स्टैंड वहाँ पर। अगर स्टैंड नहीं लिया मगर बाहर आकर उसके बाद में बात भी नहीं किया, वो जब इम्प्लीमेंट हो गया ये बात तो हम लोग को पता चला अंदर अंदर ये चल रहा है बोलकर। सो दिस थिंग, ये लीज होल्ड लैंड को फ्री होल्ड लैंड कर दिया। और अभी भी यहाँ पर बागान में लीज का बात किया जाता है। और उसके बाद 30% पॉलिसी बना। तो 30% पॉलिसी आगे 5 एकर्स था, 2015 में 5 एकर्स था, 2017-18 में उसको 15% कर दिया, उसके बाद अभी 2024 में 30% कर दिया। 30% मतलब 300 एकर्स लैंड बिल्कुल पूरा करके। तो इतना लैंड को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कर दिया। चांदमुनी ये हम लोग का ये इसका 90s के टाइम में ये सिटी सेंटर जहाँ पर बना हुआ है, लक्ष्मी टी ग्रुप का जिसका ये अभी मकईबारी भी ये लोग ऐसे करके चलाते हैं। आसाम में भी ये लोग लक्ष्मी टी ग्रुप में 2 टी गार्डन में ये लोग रिजॉर्ट बना रहे हैं अभी। तो ये पूरा ही शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस इज गोइंग टुवर्ड्स कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी एंड टी टूरिज्म। और the amount of attention that is needed for tea plantation and the development of tea plantation as a whole, वो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो थोड़ी देर के लिए इसको इमोशनली ना सोच के हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल या मॉडर्न तरीके से सोचने का कोशिश करते हैं। तो उस चाय बागान में चाय बागान ही रहे तो सही है इकोनॉमिकली, या बिजनेसेस आए, बड़े बड़े हाउसेज आए और कॉरपोरेट सेटअप हो तब ज़्यादा प्रॉफिटेबल है मतलब इकोनॉमी वाइज? आप इसमें थोड़ा सा मेरे को आप ये सोचिए कि प्रॉफिट के बाद तो ठीक है, प्रॉफिट इफ द प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय एवरीवन देन दैट इज सोशल प्रॉफिट एज अ होल। मगर इफ द प्रॉफिट इज ओनली गोइंग इन द पॉकेट्स ऑफ फ्यू पीपल देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हम लोग ये बोल रहे कि प्रॉफिट तो डेफिनेटली, क्योंकि सरप्लस तो सोसाइटी में हर कुछ का सरप्लस होता है ना, हर कुछ का प्रॉफिट होता है, मगर दिस प्रॉफिट हैज़ टू बी शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग एवरीवन। जैसे कि अगर हम लोग एक अल्टरनेटिव बोले थे कि अगर बंद बागान सरकार खोल नहीं पा रहा है तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कर दो वर्कर्स लोग का। वर्कर्स लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी करेंगे, उसके बाद वर्कर्स खुद बागान चलाएंगे और प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। हम लोग धोत्रे बागान जब बंद हुआ उसके बारे में हम लोग परमिशन लेने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट डीएम के पास, उसके बाद बहुत ऑफिस गए, मगर क्या बोले कि ऊपर से ऑर्डर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होगा। कौन ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस। इफ द प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय एवरीवन देन दिस प्रॉफिट इज यूजफुल फॉर द सोसाइटी। मगर ये पूरा शेयरिंग ऑफ इंडस्ट्री, अगर टी प्लांटेशन नहीं हो तो उस देयर इज दिस नैरेटिव इन द टी गार्डन, इन द इंटेलेक्चुअल थिंग इज अपलोड कर दो पूरा चाय बागान को और उसमें हम लोग का खेती पाती करेंगे। मतलब टी प्लांटेशन को खेती पाती करके एग्रीकल्चरल मोड में जाएंगे। द सेंस तो ये है ना, एग्रीकल्चरल मोड में जाएंगे। मगर देश का किसान पूरा दिल्ली में पूरा आंदोलन करके वो लोग का मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं है और वो लोग का कुछ नहीं मिल रहा है। वो लोग दूध फेंक रहे हैं, वो लोग टोमेटो फेंक रहे हैं, डिफरेंट प्रोड्यूस फेंक रहे हैं। और हम लोग चाहे इस दार्जिलिंग में अगर वहाँ पर
एक क्या बोलते हैं वो मार्केट, क्या वो बोलते हैं ना, वो मंडी भी नहीं है, मंडी के लिए भी सिलगुड़ी आना पड़ता है, वहाँ पर मंडी भी नहीं है वहाँ पर अगर हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा तो ये एंटायर शिफ्टिंग ऑफ टी गार्डन टू एग्रीकल्चर, इसका यूज क्या है? सस्टेनेबिलिटी तो नहीं है यहाँ पर। तो ये जो पूरा ये शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री के जब हम बात करते हैं तो इसमें मेजर फोकस और मेजर नैरेटिव यही है कि प्रॉफिट का शेयरिंग का प्रोसेस और इसका पूरा इनिशिएटिव किस तरीके से बनाया जाएगा, राइट। और इसमें लैंड का ओनरशिप का नेचर क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो 6 शेड्यूल एक समय में बहुत पढ़ते हैं। सिक्किम का जो लैंड है, जो लैंड तो हर कोई सिक्किम का लैंड नहीं करते, 371 है वहाँ पर, नहीं खरीद सकते। अगर हम लोग लैंड का के बारे में सचेत ना हो, अगर हम लोग का पूरा लैंड को परचेज ये इंडस्ट्री का ग्रोथ को लेकर ये पूरा विकास के नाम पर हम लोग का लैंड का ओनरशिप चेंज होता गया, अगर हम लोग के पास लैंड का ओनरशिप नहीं है तो हम लोग गोरखा लैंड हम कैसे क्लेम करेंगे? ये तो पूरा कॉर्पोरेट लूट के हाथ में चला गया। तो आने दिन में ये भयंकर एक समस्या होगा, एक भयंकर समस्या होगा। और इसके वजह से समस्या खाली इकोनॉमिक नहीं होगा, इसके वजह से क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखो ये बिहारी लोग आकर हम लोग का ज़मीन खरीद रहे हैं, देखो ये मुस्लिम लोग आकर ज़मीन खरीद। वो लोग नहीं बोल रहे कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास बहुत पूंजी है, वो लोग आकर ज़मीन खरीद रहा है। जो ज़मीन ब्रोकरी कर रहा है ज़मीन बिकने के लिए, वही जाकर ये नैरेटिव बना रहा है कि देखो, और उसमें एक कम्युनल टेंशन बना रहा है पूरा। आप लोग देखे होंगे अभी बहुत इन्फ्लुएंसेस है दार्जिलिंग में जो डायरेक्टली देख कर ये मुस्लिम आप किधर से आए, आप किधर से आए, मतलब सेम चीज़ ही अदर स्टेट्स में होता है हम लोगों का, नेपाली स्पीकिंग पीपल के साथ, बिहार में, दिल्ली में, कहाँ पर में। हम लोग सीखते नहीं है पूरे वजह से। अगर यहाँ पर ये होगा तो हम लोग जब बाहर जाते हैं वहाँ पर भी ये होगा। हम लोग अगर हम लोग के विरुद्ध में कुछ हो रहा है तो वो इनजस्टिस है, मगर हम लोग जब करते हैं वो इनजस्टिस नहीं है। अगर बिक रहा है तो बेचने वाले तो फिर वो तो लोकल ही हैं, फिर वो क्यों बेच रहे हैं? ब्रोकरी कर रहे हैं। नहीं, लोकल, आई मीन वो लोग तो लोकल हैं, वो लोग फिर क्यों बेच रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब लैंड, जैसे कि फॉरेस्ट विलेज क्या मैं भी बात करता हूँ, अभी फॉरेस्ट विलेज में भी 5 डेसिमल का ST पट्टा दिया। ST पट्टा देने के बाद सिटोंग लाटपंजर का पूरा इलाका अगर आप घूमोगे, पूरा इलाका में मतलब पट्टा है। उसके बाद वहाँ पर 2 तले का होमस्टे भी खोल दिया। उसके बाद होमस्टे मतलब तो टी टूरिज्म में तो 60-40 वर्ष से बड़ा प्लेयर्स है जो टूरिज्म में बहुत they have really good idea and they have really good capital regarding tourism। अब ये तो नए प्लेयर्स है, ये छोटे होमस्टे के लोग, और ये लोग का तो अभी तो होमस्टे तो लाइक मशरूम की तरह दे आर ब्लूमिंग एवरी डे। तो ये पूरा मार्केट में ये स्मॉल वो एक अलग ही चैप्टर है। इनफैक्ट होम स्टे के ऊपर में ही पूरा शो चल सकता है। इनफैक्ट वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो भी एक तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो जिसका घर का मालिकाना है वही आज उसको लीज में देकर बिक्री करके वही काम कर रहा है। मतलब ये कॉन्शियसनेस तो बिक्री आगे तो क्या था कि जैसे कि मेरे गांव में बिक्री किया है अनित थापा ही का ही एक बड़ा जमीन बिक्री किया, जिसने उसको बिक्री किया आज उसका घर खाली है और पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा स्थिति खराब है। मतलब उसको बिक्री करवाने के लिए गांव के लोग लग पड़े थे, पीछे लग पड़े। बिक्री कर लो, अच्छा होगा, तेरा भविष्य बन जाएगा, तेरा पूरा फैमिली का भविष्य बन जाएगा, ये बिक्री कर दो, तेरा घर बन जाएगा पूरा, ये लोग ये कर देंगे। मगर ये लोग जब पैसा हाथ में आया तो इतना पानी की तरह पैसा उड़ाया। होता ही है, ऑब्वियसली आपको आदत नहीं है, सडनली आ गया, वो सडनली आ गया, इतना पानी की तरह पैसा बिका। 2 साल के बाद ना उसका जमीन रहा, ना पूंजी रहा, पैसा रहा। तो ओवरऑल इस डिलेमा में ये तो इसका पूरा आंसर किसी के पास नहीं है अभी, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं तो तुम लोग तो विकास के विरोधी हो, तुम लोग विकास के विरोध करते हो, मगर विकास के विरोधी नहीं है हम लोग। मगर विकास अगर एक सोशियोलॉजी में एक 3D कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट, डिसेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से तो कुछ ना कुछ सेक्शन को डिसेंट भी हो रहा है। डिसेंट का मतलब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ये टिस्टा के आप बात कीजिए, डैम का बैक कीजिए, उसमें तो जब डैम बना डिस्प्लेसमेंट तो हुआ वहाँ पर। तो ये डिस्प्लेसमेंट के विरोध में जोंगो में लेप्चा लोग कितना बढ़िया आंदोलन किए। तो ये पूरा डेवलपमेंट को अगर खाली एक बाइनरी कोनोटेशन से हम लोग देखेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मगर अगर विकास को हम लोग पूरा एज अ होल, विकास और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेलिंग ऑफ लैंड के पर्सपेक्टिव से देखें
तो ये विकास का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल गहरी तरीके से आपने समझाया। सो थोड़ा सा मतलब वेज पे ही हम चलते हैं थोड़ा सा वापस, ठीक है, और इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वेज को अगर बढ़ा दिया जाए, है ना, बोनसेस को अगर बेटर कर दिया जाए, तो क्या अभी जिस लेवल पे बागान चलता है प्रॉफिटेबल होगा? देखिए, बागान टी इंडस्ट्री इज अ वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। लेकिन मालिक तो कह रहे हैं कि समय समय पे वो बंद करके निकल जाते हैं मालिक तो देखिए, टी इंडस्ट्री में क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है टी इंडस्ट्री में। एक बार आप टी इंडस्ट्री परचेस कर लीजिए, एक टी बुश 80 साल तक प्रोडक्शन देता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत तो ऑर्गेनिक टी इंडस्ट्री, हम लोग दार्जिलिंग में तो ऑर्गेनिक है, उसमें लिए इंसेक्टिसाइड भी नहीं देता है, दवाई भी देना पड़ता है। खाली विंटर के टाइम में, ड्राई सीजन के टाइम में थोड़ा इरिगेशन देना पड़ता है और प्रूनिंग करना पड़ता है। 80 साल तक आपका कुछ वहाँ पर प्लांटेशन में वो नहीं है। और फैक्ट्री के अनुसार, फैक्ट्री के लिए तो आपको अगर फैक्ट्री का ओनरशिप दिखाकर आप लोन भी लेते हो बैंक से, हज़ार करोड़ का लोन है ये बहुत मालिक के ऊपर, ये फैक्ट्री के ऊपर। तो ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री क्यों है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक 4.5 किलो ग्रीन टी से 1 किलो चाय बनता है पूरा, जब आप प्रोड्यूस उसको मैन्युफैक्चर करते हो, उसको प्रूनिंग करते हो, उसको ड्राइंग करते हो, उसको विदरिंग करते हो, पूरा करके 4.5-5 किलो का एक चाय पत्ती बनता है। एक दिन में एक वर्कर का प्रोडक्टिविटी सीजन के टाइम में जब बहुत पत्ती होता है, एक वर्कर 100 किलो से ऊपर से भी प्लकिंग करता है। मैं खुद देखा हूँ, हाईएस्ट प्लकिंग इन मार्केट्स ऑफ टी गार्डन मेरा एक भैया है, हम लोग का यूनियन करते हैं वो, उसको प्राइस दिया गया, उसको बोनस, उसका 32,000 तक उसको बोनस मिला 16% बोनस के टाइम में, क्योंकि उसका पूरा प्रोडक्शन एवरीडे का ये बहुत बड़ा था। अब आप सोच 100 किलो भी छोड़ दीजिए, लो उसको एवरेज कीजिए 50 kg 40 kg कीजिए, पूरा साल में 30 kg कीजिए। 30 kg मतलब 5 6 30 kg से पूरा मैन्युफैक्चर टी 6 kg आ रहा है। अगर 6 kg को आप, ठीक है, आप इंटरनेशनल मार्केट छोड़ दो, अभी आप डोमेस्टिक मार्केट भी पकड़ लो, तो आपको ये जो सिलगुड़ी में ये छोटे दुकान है, दुकान में दार्जिलिंग टी आपको 1200-1300 रुपया तो आराम से मिल जाएगा। एवरेज प्राइस वही है। 6 किलो को आप 1200 से मल्टीप्लाई करो, तो मतलब 7,200 रुपीज़ तक एक दिन में एक वर्कर 7,200 रुपीज़ मालिक को दे रहा है, और उसको एक दिन में वेज मिल रहा है 250 रुपया। कितना मार्जिन का प्रॉफिट है आप सोचिए। और उसमें क्या है कि उसमें फिक्स कॉस्ट बहुत कम है। फिक्स कॉस्ट का इलेक्ट्रिसिटी है, थोड़ा सा पेट्रोल है, थोड़ा सा कोल है, कोल भी फर्स्ट सीजन फ्लश का टाइम में ही ज़्यादा देना पड़ता है, और थोड़ा सिलेंडर विलेंडर है, थोड़ा इतना फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। पूरा ही वहाँ पर मतलब वेरिएबल कॉस्ट ही काम करता है पूरा, और वेरिएबल कॉस्ट में आप वेजेस, बोनस, ये सब कुछ आता है। मगर इतना प्रॉफिट होने के बावजूद ये लोग प्रॉफिट क्यों नहीं दिखाते? मतलब इसमें जो ऑडिटिंग होता है ना, ऑडिटिंग में वर्कर्स लोग को सिखाया जाता है आगे, मतलब ये हम लोग बोले भी थे बहुत बार कि तुम लोग को वेजेस कितना मिलता है, बोलते हैं हम लोग को वेजेस तो 300 रुपये 500-400 रुपये मिलते हैं, ये बोलना। एक सेक्शन ऑफ वर्कर्स को मैनेजमेंट हाथ में रखा है, स्टाफ और वर्कर को, जो ऑडिट में जाकर फुल एंड फाइनल मतलब झूठ बोल देते हैं। आपको ये मतलब ये रेनकोट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, आपको सिक्कल मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, सब कुछ में हाँ बोला जाता है। और ऑडिटिंग के दौरान में ये टेम्परिंग की वजह से सब कुछ ये देना पड़ता है हम लोगों को, इसलिए हम लोगों को लॉस है, मगर देते कुछ नहीं है। अभी रेनकोट देना बंद कर दिया, सेफ्टी के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं, सब कुछ इक्विपमेंट के लिए, जैसे कि फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट देना पड़ता है, जो ऐसे मतलब ये दवाई देते हैं वो लोग के लिए मास्क देना पड़ता है, कुछ नहीं देते ये लोग, मगर ऑडिट में सब का देते हैं, बोलकर कॉस्टिंग में अपना कॉस्ट में डालते हैं, पूरा इनपुट में कॉस्ट में डालते हैं, और इनपुट हाई कॉस्ट वहाँ से निकलता है ये लोग। मगर वास्तव में ये पूरा ही एक दूसरा ही टाइप का यहाँ पर मतलब प्रोपेगेंडा चलता है कि ये पूरा इंडस्ट्री काम भी नहीं चल रहा। मगर अगर इंडस्ट्री काम प्रॉफिट नहीं है तो इतना मालिक क्यों चला रहे हैं बगान? बोलो तो सब जन तो छोड़ के जाना चाहिए था, कोई सब तो छोड़ के नहीं जा रहा है। तो इतने टी गार्डन जितने भी बंद हुए, नाम लेकर भी बोल सकता हूँ, तो उसके पीछे में क्या कारण रहा होगा? वो बंद ही हैं अभी भी। देखिए ये जैसे कि मैं आपको अल्केमिस्ट का बात करता हूँ जी। अल्केमिस्ट, ये पूरा अल्केमिस्ट, धोत्रे बागान, ये पेशोक बागान, ये सब अल्केमिस्ट का बागान था। तो अल्केमिस्ट के बागान का मतलब उसके बाद डनकन्स भी है, बाखराकोट सब कुछ डनकन्स। अल्केमिस्ट और डनकन्स का जब हम लोग
मतलब ग्राउंड सर्वे किए और वो लोग का डिफरेंट बिजनेस का पूरा क्या है कॉर्पोरेट स्टाइल हम लोग जब सर्वे किए, हम लोग के टी क्राइसिस बोलकर एक बुकलेट निकाले थे डनकन्स का स्पेसिफिकली। तो डनकन्स का जीडी गोइन का, डनकन्स का मालिक, उसका चाय बागान छोड़कर उसका प्राइमरी बिजनेस यूरिया का बिजनेस है और टायर का बिजनेस है। और ये पूरा चाय बागान का जितना भी प्रॉफिट आता है वो पूरा हम लोग किताब में वहाँ पर हम लोग लिखे किए थे। वो एक इकोनॉमिस्ट एनबीयू के इकोनॉमिस्ट है, उसको टायरी किए थे, पूरा डेटा वेटा है वहाँ पर, आप दे भी सकता हूँ आपको मैं। ये पूरा कैपिटल जो है, जो कैपिटल आता है, एक्युमुलेशन होता है, वो पूरा साइफन करता है अपना प्राइमरी इंडस्ट्री में। ये साइफनिंग जो बल्क कंपनीज है जैसे कि वो गुडरिक, डनकन्स, एल्केमिस्ट, ये साइफनिंग ऑफ ये पूरा कॉस्ट पैसा इतना डेंजर लेवल में साइफनिंग होता है। उसके वजह से बगान तो साइफनिंग होते जा रहा है, इतना साल होते जा रहा है, बगान पूरा हॉलो हो जा रहा है अंदर से, बगान में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मगर ये लोग का प्राइमरी जो बिजनेस है वो उसमें तो पूरा कॉस्टिंग और वो लोग का पूरा इधर से आ रहा है पैसा। तो साइफनिंग इतना बड़ा ठीक चीज़ है, तो साइफनिंग होते जा रहा है, तो लास्ट में जाकर पूरा बगान को चूज दिया। लास्ट में जाकर द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट इज टू लीव द गार्डन। जैसे कि ये लेमन ग्रास गार्डन, जिस टुंगटुंग, ये बंसल गार्डन, ये अम्बटे, बंसल का जो बहुत, बंसल का एक समय में देवर वन ऑफ द लार्जेस्ट ओनर्स ऑफ टी गार्डन इन दार्जिलिंग तरह एंड वर्स। अभी वो लोग पूरा ही शिफ्ट कर दिए, पूरा ही अपना इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिए। वहाँ पर क्या किया कि लेमन ग्रास क्या किया, लेमन ग्रास ऐसा स्थिति बनाया कि पीएफ का वेज ड्यूज बढ़ाते गया, नहीं दिया किसी को। ग्रेचुइटी का ड्यूज बढ़ाते गया। और जब स्टैचुरी ये राइट्स है इतना हाई होके चला गया तो चुंगथुंग बंद कर दिया, मरेबुंग बंद कर दिया। मगर ये सिपाहीदुरा जो है रोंगटंग के ऊपर सिपाहीदुरा बगान, वो चल रहा है, लेमन ग्रास ही चला रहा है। मतलब ऐसे करके पूरा ही सिस्टमैटिक वे में ये पूरा ही मतलब बिना सिस्टम के मिली भगत तो ये सब होता नहीं है एकदम। मतलब बगान में देखिए इतना, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है इतने बड़े स्केल में, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, अभी तक हम इसको इल्जाम ही मानेंगे। सो अगर इतने बड़े स्केल में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो इसमें सिस्टम का तो मिलीभगत होना पड़ेगा, एकदम है ना। ये करप्शन खाली इंडिविजुअल लेवल में नहीं होता है, सिस्टमैटिक करप्शन चलता है वहाँ पर एकदम। जैसे कि अभी देख रहे हो इतना रैली वैली हो रहा है, सत्ता जो बड़े बड़े पार्टी है इतना बड़ा रैली कर रहे हैं। ये रैली करने का पैसा वो जेब से तो नहीं देते वो लोग, वो पैसा कहाँ से आता है? मतलब इसमें तो पूरा ये जो ओनर्स है, बंसल वॉज वन ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल डोनर्स आगे पूरा बिमल गुरुंग के टाइम में। ये तो हम लोग ये वेल नोन ट्रूथ है कि बगान में हाँ बंसल का एक बात से मतलब चुपचाप करके चला जाता है, कुछ नहीं बोलते। इट वॉज दैट पावरफुल समय में। तो डेफिनेटली सिस्टमैटिक करप्शन, सिस्टमैटिक डोनेशंस, ये पूरा जो चलता है पूरा पॉलिटिकल स्फीयर में, ये बगान के लेवल में भी बहुत डेंजर है। और जैसे कि आप चाय बागान में जो यूनियन करते हैं, यूनियन का नेता लोग खाली लड़के लोग क्यों होते हैं बोलिए तो? क्योंकि ये वो लोग ज़्यादातर स्टाफ होते हैं। और पॉलिटिकली मैनेजमेंट क्या करता है कि ये लड़का है, इसको स्टाफ बना दो। यूनियन जाकर अंदर बोलता है कि इसको स्टाफ बनाना है, इसको स्टाफ बनाना है। एजेंडा ही इतना ही है। और स्टाफ बना लिया, स्टाफ बनाने के बाद पूरा अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता है उसके बाद, लेकिन वर्कर्स लोग को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इसीलिए हम लोग जब ये पूरा बात किए तो हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि अभी टी गार्डन मिनिमम वेज व दार्जिलिंग का पूरा बात का मूवमेंट का लीडरशिप कलेक्टिव, और ये लीडरशिप लड़के लोग के हाथ में जाना चाहिए, वर्कर्स लोग के हाथ में जाए। क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि वर्कर्स लोग के पास घुमाने के लिए कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है लोग के पास घुमाने के लिए, मगर जीतने के लिए बहुत कुछ है। मगर जो अभी ये अपना सत्ता का बहुत कुछ है, घुमाने के लिए बहुत कुछ है बहुत जन का, वो लोग जाकर कॉम्प्रोमाइज़ बहुत जल्दी कर लेता है। तो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग अगर आंदोलन हमको करना है तो इसमें डेफिनेटली कलेक्टिव वुमेन वर्कर्स लेड एक मूवमेंट अगर होगा पहाड़ में तो ये बहुत ही क्वालिटेटिव मूवमेंट होगा। ये हम लोग बातचीत बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है। चाय बागान अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर में बहुत बड़ा लंबा शो चल सकता है। सो ये डिस्कशन कभी ख़त्म होगा नहीं। थोड़ा सा बात करते हैं अब, क्योंकि इलेक्शन आने वाली है, आप भी खड़े हुए हैं इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से, है ना।
सो एक तरफ आप मार्क्सिज्म का बात कर रहे थे शुरू में, कहीं ना कहीं आप वहाँ से आपने काफ़ी सारा चीज़ देखा। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में फिर आने का वजह क्या रहा आपका? देखिए इस बार हम लोग प्रथम बार हम लोग का जो संगठन है लाली गुरास, उसके बाद HPU, हम लोग एक प्रेशर ग्रुप की तरीके से काम कर रहे थे इससे आगे। और हम लोगों का इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आने का इतना दिलचस्पी भी नहीं था। वी नेवर हैड द इंटेंशन ऑफ कमिंग इनटू इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। मगर दिस टाइम व्हाट वी आर नॉट ओनली लुकिंग एट द 3 seats ऑफ दार्जिलिंग और 1 seat ऑफ कोर्सियंग कॉन्स्टिट्यूंसी। हम लोग ओवरऑल इंडिया का पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इंडिया का पर्सपेक्टिव से हम लोग जब देख रहे हैं तो बीजेपी, द वे बीजेपी इज कमिंग इनटू पावर इन बिहार, इन अदर स्टेट्स, द वे बीजेपी इज यूजिंग apparatus, different state apparatus like SIR, ECI, or different things that's happening in the entire Indian politics. The way Indian economy and Indian society and the change it's going towards a huge मतलब फासिस्ट टेंडेंसीज, जिसके वजह से बहुत ही एक डिबेट है अभी कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में इलेक्शन भी बंद कर देंगे, बल्कि डिबेट तो चल रहा है पूरा चल। ये पूरा चीज़ जब हम लोग देखते हैं और इसके विरोध में इधर TMC सरकार बहुत अभी ममता तो पूरा इंडियन पर्सपेक्टिव में तो ममता इज़ द रेबल इंडियन पर्सपेक्टिव में, पूरा इंडियन पॉलिटिक्स में। मगर वेस्ट बंगाल के सिचुएशन अगर देखें तो ममता इज ऑथोरिटेटिव एंड हाईली टेरेंटिकल इन नेचर, ममता का गवर्नमेंट। सो ये पूरा ममता और बीजेपी का गठबंधन और TMC का गठबंधन के बीच का जो ये दिस वेरी मिसोजिनिस्ट, दिस वेरी टिरेनिकल ऑन दिस वेरी मतलब एक दूसरे को ये टिप्पणी खाली करना, पॉलिटिकल सटायर खाली करना, और ये पूरा चीज़ में जनता का अधिकार कहीं ना कहीं लुप्त हो जा रहा है, कहीं ना कहीं निधिकृत होके जा रहा है, कहीं ना कहीं कॉर्नर्ड होके जा रहा है हर वक्त। जैसे कि जो लोग इससे मिनिमम वेज के टाइम में मिनिमम वेज चाहिए बोलकर बात कर रहे थे, अभी जाकर हाँ मिनिमम वेज के बारे में बात करेंगे, मगर मिनिमम वेज कितना होगा इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो सत्ता में जा रहे हैं तो पर्चा पट्टा देंगे बोल रहा है, मगर 5 डेसिमल ही दूंगा बोलकर अंदर से बात कर रहा है। तो ये पूरा चीज़ हम लोग जब देखते हैं तो इलेक्शन के टाइम में this is one of the time where most of the people are highly माने giving their opinions, or the intake of opinions, possibility of taking opinions is highly increased during the elections। और इसके टाइम में हम लोग क्या करेंगे, वर्कर्स लोग हम लोग यूनियन में जा रहे हैं, आगे इससे आगे वर्कर्स हमको नहीं पूछते थे कि कहाँ वोट करना है। अभी हम लोग एक मेजर एक पॉलिटिकल फोर्स बन गए ग्राउंड में। अब हम लोग पूछ रहे हैं वर्कर्स लोग क्या करेंगे। अभी हम लोग इधर देख रहे हैं, इधर कॉन्टेस्टेंट देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। मतलब सच्ची में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये लोग का ग्राउंड में, टी गार्डन में, सिंकोना प्लांटेशन में ग्राउंडेड संगठन बहुत ही खराब है। ग्राउंडेड संगठन, जो संगठन रियली प्रो वर्कर्स बात करते हैं, वर्कर्स के लिए संघर्ष करना और आंदोलन करने से नहीं डरते हैं, ऐसा संगठन बहुत ही कम है यहाँ पर पहाड़ में। तो हम लोग जब बात करते हैं तो किसको वोट दें, हम लोग तो इसको वोट दे, यूनियन के तो इससे तो हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते कि यूनियन तो एक इकोनॉमिक डिमांड रखने वाला बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इकोनॉमिक कानूनी एक बॉडी है, जो जिसका रजिस्ट्रेशन बंगाल सरकार ही दिया है हम लोगों को। तो यूनियन से हम लोग कुछ नहीं कर पाते इस बार। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग हम लोग एकल इसमें नहीं किया डिसीजन। वी स्पोक टू मेनी पीपल, मेनी वर्कर्स। 1 महीना 2 महीने आगे से हम लोग वी आर स्पीकिंग टू पीपल, वी आर स्पीकिंग टू वर्कर्स। और सब लोगों वर्कर्स लोग का एक ज़्यादातर क्या है कि नहीं, अभी तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, अभी तो कोई वो ही नहीं है। क्योंकि अल्टरनेटिव के हिसाब से IGGF वॉज वंस एन अल्टरनेटिव हिसाब से, मगर म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शंस, GTA का इलेक्शंस, बैक टू बैक देयर इलेक्शंस वॉज देयर ओनली स्ट्रैटेजी ऑफ चेंजिंग द रिजीम। मगर हम लोग इलेक्शंस को स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं दे रहे, हम लोग टैक्टिक के हिसाब से देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट इलेक्शंस एज एन टैक्टिक। अब यहाँ पर करते हैं कि IGGF पूरा यहाँ पर हुआ, इधर BJPM, इधर BJP, ये पूरा जो द सेम ओल्ड फेसेस चेंजिंग डिफरेंट पार्टीज एंड फॉर्मिंग डिफरेंट पार्टीज। जो पहले जो TMC करते थे वही फेसेस अभी IGGF में भी कोई बहुत है, और कोई BJP करते थे वो फेसेस भी इधर बहुत है। तो वर्कर्स लोग के साथ हम लोग ये बात किए तो वी रियली फाउंड आउट दिस डीप कंसर्निंग कॉन्शियसनेस अमंग द वर्कर्स की वही तो आदमी है,
ये आदमी तो हम लोग को धोखा दिया था 2017 में, ये आदमी तो ये किया था। तो द अल्टरनेटिव जिस तरह से बन रहा था हाम्रो पार्टी, लूज कर दिया वो साइड में से कहीं ना कहीं जाकर। तो अभी अल्टरनेटिव भी नहीं है, तो क्या करें? तो हम लोग इस बात किए कि तो हम लोग क्या करें, वर्कर्स लोग को इस बार उठाना चाहिए। मेरा उठना, मैं तो अभी भी मैं बोलता हूँ, मेरा इच्छा भी नहीं है अभी तक भी, मगर क्या किया कि हम लोग बात किए वर्कर्स लोग के साथ, उसके बाद बोले कि नहीं इस बार आपको ही उठना है, क्योंकि ये पूरा वर्किंग क्लास नैरेटिव, ये पूरा श्रमजीवी का जो नैरेटिव है, जो द पीपल, श्रमजीवी जो हम बोल, श्रमजीवी पहल जो बोल रहे, पीपल हु हैव ओनली लेबर एज देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम और लाइवलीहुड, उसके पास ये है, उसका ये पूरा जो वक्तव्य है, आइडियोलॉजिकल वक्तव्य, वैचारिक वक्तव्य, उसको तैयारी करना इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम में हमें। तो वो तो एक मतलब एक एडवांस सेक्शन का यूथ ही अच्छी तरह से कर पाएगा बोल के वर्कर्स लोग के साथ ये ओपिनियन है। तो हम लोग नहीं, हम लोग को डीप कंसर्न था, नहीं आप लोगों को उठना है, आप लोगों को उठना है, मगर वो लोग वर्कर्स लोग बोलेंगे ये ठीक है, फर्स्ट बार आप उठो, हम भी सीखेंगे, इसके बाद तो और भी इलेक्शन आएगा, इसके बाद हम लोग को क्या कैसे रखना है, कैसे पूरा मोबिलाइज करना है, वैचारिक रूप का बात कैसे रखना है, हम लोग सीखेंगे, उसके बाद आपको उठना नहीं है, हम लोग देख लेंगे। तो दिस इज द, लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनके अगेंस्ट में आप खड़े हुए हैं, है ना, वो लोग पावरफुल लोग हैं, वो लोग पैसे से भी पावरफुल हैं, वो लोग ऑलरेडी सत्ता में हैं, उनके पास में हर तरह का सुविधा है। आप एक गाड़ी के छत में चढ़ के एक स्पीकर लेकर के आप आवाज़ कहाँ तक पहुँचा पाएंगे आप? देखिए, आवाज़ हम लोग ज़मीन में ही पहुँचाना चाहते हैं। हम लोग ये होर्डिंग का राजनीति नहीं करते, हम लोग ये एडजस्टमेंट का राजनीति में नहीं जा रहे अभी। हम लोग ये सीट शेयरिंग में या ये करना है, इसके साथ ये एडजस्टमेंट नहीं करना है। हम लोग का ये प्राइमरीली हम लोग का दिस इज एन आइडियोलॉजिकल फाइट प्राइमरीली। और पावर का नेचर अगर हम लोग देखें तो क्वांटिटी में तो ये लोग हैं, डेफिनेटली दे हैव क्वांटिटेटिव पावर, हाथ में पैसा है, सत्ता है, बहुत लोग जन है, हज़ार मोबिलाइज कर पाते हैं एक ही रैली में। मगर अगर पावर का अगर क्वालिटी हम लोग देखें तो वर्कर्स लोग एक समय से आंदोलन का जो नेचर है, आंदोलन का नेचर नाराबाजी से गीत तक और गीत से नाराबाजी तक जिस तरीके का क्वालिटी हम लोग डेवलप कर पाए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, तो ये भी तो एक पावर इक्वेशन में तो ये भी तो एक मायने रखता है। तो पावर इक्वेशन में डेफिनेटली उस दिन का बीजेपी का क्या हुआ, फ़ोन आया तो वो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, क्योंकि उस समय साइड में एक साथी थे तो फ़ोन आया, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। तो हर वक्त तो साथी नहीं होता है, फ़ोन आता है, ऐसा तो कॉल्स बहुत आते हैं, सब जगह से आता है ऐसा कॉल्स। उस दिन बाई चांस वो करने को मिल गया। अब फ्यूचर में तो ये अगर आएगा तो डेफिनेटली करना ही है, ये मेरे पास एक ही फ़ोन है। तो ये पूरा धमकी देना, दमन करना, विड्रॉ कर लो बोलकर ये जो दमन चलाते हैं पूरा पावर में बैठकर, रेजिम में कटकर, इसके बावजूद हम लोग का जो वैचारिक एक संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष में डेफिनेटली अभी लोग बहुत जन नहीं समझ पाएंगे। डेफिनेटली हमको ये भी पता है हम लोग का ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम लोग इसमें वी स्टैंडिंग अपॉन द करेंट ग्राउंड रियलिटी ओनली वी आर टेकिंग दिस डिसीजन। मगर आज के 5 साल में, आज के 10 साल में जाकर ये जो ग्राउंड रियलिटी शिफ्ट होने वाला है, ये पूरा सिचुएशन शिफ्ट होने वाला है, पॉलिटिकल शिफ्ट, इकोनॉमिक शिफ्ट होने वाला है पहाड़ में। ये शिफ्ट में दिस आइडियोलॉजिकल बैटल, दिस शिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नैरेटिव विल बी द पॉपुलर नैरेटिव। हम लोग इसको, इस नैरेटिव को 5 साल में डेफिनेटली, अब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अभी तक अभी पावर में नहीं है, अभी हम लोग का बहुत दमन है। मेरे पे ऊपर ही 4 केसेस आंदोलन के बोनस के टाइम में, इसमें बहुत 4-5 केसेस तो हम लोग फेस ही कर चुके हैं। तो ये सिस्टमैटिक, ये जो करप्शन, सिस्टमैटिक ये जो ऑपरेशन चलता है, इसके बावजूद भी वो लोग के पास सत्ता है, वो लोग के पास पूंजी है, वो लोग के पास पावर है, मगर हम लोग के पास जो विचार और निरंतरता और वो जो एकबद्धता है, वो लोग के पास नहीं है। और वो लोग ये पैसा से हम लोग का खरीद भी नहीं सकते। दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव। ठीक है, कुछ देर के लिए हम मानते हैं कि टी गार्डन से आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, तो और सपोर्ट मेरे ख्याल से मिलना भी चाहिए, आप वहीं से बिलोंग करते हैं। और लेकिन नॉन टी गार्डन वर्कर्स जितने भी हैं, या फिर जो लोग टी गार्डन से कनेक्टेड नहीं हैं, जो शहर में रहते हैं, वो आपको क्यों वोट दें? क्या रीजन है? देखिए, शहर और अर्बन एंड रूरल हम लोग बात करते हैं। अर्बन का इकोनॉमी, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सोनादा बाज़ार, वो तो एक अर्बन जगह है।
सोनादा बाज़ार क्षेत्र में रोमुक सीडर्स, उसके बाद उधर रंगुल क्षेत्र में कॉलेज वैली, ये सब बागान बंद हैं। इसकी वजह से इकोनॉमी क्या डैम्पन हुआ है, सोनादा बाज़ार का इकोनॉमी। वो आप सोनादा बाज़ार के जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स है उसके साथ अगर बात करोगे, ये पूरा ही ये नैरेटिव जो बन रहा है, ये क्या क्यों देंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो फसल के लोग हैं वो लोग को वो दिस क्लोजिंग ऑफ टी गार्डन्स एंड द इकोनॉमी ऑफ टी गार्डन्स इज अ डीप कंसर्न फॉर देम। बोनस के टाइम में जब 16% बोनस नहीं मिला था, दशहरे के टाइम में सोनादा बाज़ार चुपचाप शांत हो गया था, करसेंग बाजार शांत हो गया था। लास्ट डे में जब जाकर 16% और 20% हुआ लास्ट में जाकर, उसके बाद किस तरीके से इकोनॉमी बूम हुआ वहाँ का, ये तो इकोनॉमी तो ये फ्लो करता है। इकोनॉमी तो एक रूरल और अर्बन का नहीं होता है। तो अगर डेफिनेटली चाय बागान का स्थिति के बारे में वर्कर्स लोग का आर्थिक स्थिति ठीक रहेगा तो उसका तो एक फ्लो ऑफ जो टनल जो बोलते हैं हम लोग, टनल, फ्लो ऑफ कैपिटल तो अर्बन जगह में भी, बाजार में भी जाएगा। तो अर्बन जगह में जब जाएगा तो हाँ ये लोग, ये पॉलिटिकल फोर्स है जो अच्छा काम कर रहा है। तो ये ओवरऑल ये फ्लो ऑफ नैरेटिव ये खाली बागान के लिए नहीं है। हम लोग वही बोल रहे हैं कि दिस इज अ डीप मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ श्रमजीवी पहल इन द एंटायर मीडिया डोमेन एंड एंटायर सोसाइटल डोमेन, कि हम लोग खाली टी गार्डन वर्कर्स के लिए लड़ लिए, ऐसा नहीं। हम लोग का ये बागान, हम लोग का यूनियन सिंकोना बागान में भी है, हम लोग का यूनियन, हम लोग का मिस्त्री यूनियन जो बोलते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का यूनियन, वो बस्ती में भी है। तो श्रमजीवी जब हम लोग बोल रहे हैं, श्रमजीवी का मतलब है द टॉयलिंग मासेस हु ओनली रिलाई ऑन लेबर एज देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। आशा वर्कर्स भी है, आईसीडीएस वर्कर भी है, आशा वर्कर्स बाजार में भी रहते हैं, आईसीडीएस वर्कर्स बाजार में भी रहते हैं। तो दिस एंटायर शिफ्टिंग ऑफ नैरेटिव जो बनाया गया श्रमजीवी पहल को, कि ये सुमेंद्र और ये श्रमजीवी पहल खाली बागान के लिए बात कर रहा है, ऐसा नहीं है हम लोग का। और हम लोग का क्या है कि ये जब हम लोग का कैंपेन शुरू हुआ, आगे तो एक कर दिया कि वर्कर्स लोग उठा दिया बोलकर एक हाइट में ले दिया मीडिया। डेफिनेटली मीडिया का उसमें हाइट में लेना बहुत एक क्रूशियल रोल है। मगर अब हम जो कैंपेन चल रहा है, कैंपेन का जब हम वीडियो बनाते हैं, लिखते हैं, इसका कोई पब्लिश वीडियो बहुत ही कम मीडिया डाल रहा है। मतलब समाज में देर इज दिस अंडरस्टैंडिंग ना कि द न्यू यूथ्स हैव टू कम इनटू पॉलिटिक्स, ये बोला जाता है ना। मगर we found out during this campaign that when youths stand independently and come out for their politics, youth are taken for granted and youth are हर चीज़ में ही कहीं ना कहीं वो चीज़ है। जब तक आप करके प्रूव करके नहीं दिखा पाते, लोगों को नज़र में नहीं आती और लोग सपोर्ट भी करना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं आप सही हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के आप चीज़ों को कैसे पॉसिबल बनाओगे? हाँ, जब हम लोग पूरा ही ये सोशल मूवमेंट, जन आंदोलन का बात करते हैं, जो भी हो, जन आंदोलन के अभी देखिए कमेंट में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ अभी टाइम ही नहीं है कमेंट में यूज़ करना, मगर देखता तो हूँ। बिकॉज अगर हम लोगों को क्रिटिसिज्म हम लोग फेस नहीं कर पाएंगे तो हम लोग का लॉजिकल वैचारिक ग्रोथ कैसे नहीं होगा। हाँ। तो हम लोग देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं ECI को दे रहा हूँ। ये पैसा जो बाजार से है लोकजन, जो वर्कर्स है, वर्कर्स बागान में 100-200 रुपया उठाकर डोनेशन दे रहे हैं। जो वर्कर्स लोग, जो यूथ लोग बागान से माइग्रेट होकर बाहर जा रहे हैं, वो डोनेशन दे रहे हैं। इसका पूरा लिस्ट मेरे पास है और हम लोग पूरा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके, क्योंकि ECI का एक्सपेंडिचर पूरा डिपार्टमेंट इसके ऊपर पीछे लगा हुआ है और हम लोग ये पूरा ही पब्लिक फंडिंग से कर रहे हैं और इसका पूरा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। और इलेक्शन के बाद हम लोग ये पूरा ही इलेक्शन कमीशन को दे देंगे, इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये पूरा जब ग्रोथ, इतना सपोर्ट मिल रहा है लोकजन के पास, हम लोग जब जाते हैं बात करने के लिए, तो हम लोग जब वक्तव्य रखते हैं, वक्तव्य रखने के बाद रियली हम लोग जब वक्तव्य रखते हैं तो दे रियली फील, मतलब कि हाँ ये तो हम लोग का नियरेस्ट मुद्दा है। जैसे कि हम लोग LPG गैस का शॉर्टेज, अभी LPG गैस का शॉर्टेज, महंगाई, ये तो अभी डीपली सब जन को हैम्पर कर रहा है। वो चाहे बाजार का हो, चाहे बागान का हो, चाहे सिंकोना बागान का हो, चाहे एक बस्ती का हो, सबको हैम्पर कर रहा है। जब हम लोग ये महंगाई के बात करते हैं और महंगाई के इन्फ्लेशन का ये कारण है, इन्फ्लेशन की वजह से गरीब जनता को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, ये बात बोलते हैं, तो डेफिनेटली ये डीप कंसर्निंग हो जाता है बोले के लिए। मगर 2-3 घंटा के बाद जब फिर आते हैं बड़े बड़े पार्टी के लोग, 1500, अभी बस्ती में 1500 रेट चल रहा है और बागान में 3000 रेट चल रहा है।
ये देते हैं तो फिर उसके बाद वो तो इमीडिएट एक रिलीफ हो गया ना, इमीडिएट रिलीफ मिल रहा है कि हाँ 1500 से जाकर मैं सिलेंडर ले लूँगा, और किसी को उसको 1500 जाकर मैं दारू पी लूँगा। कौन से पार्टी ने ये काम किया है अभी तक? सब बड़े बड़े पार्टी है, अभी कंटेंडिंग चल रहा है। वही बोल रहा हूँ कि मैं गया मैं तो मैं उसके जब सुना ये बात कि बगान में बोल रहा है कि ये दाढ़ी वाला को वोट मत दो, सिटी को वोट मत दो बोल के पैसा दे रहा है, बस्ती में ये सिटी को वोट मत दो बोल के पैसा दे रहा है, और बगान में 3000 और बस्ती में 1500, ये तो बस्ती के लिए तो बहुत नाइंसाफ़ी हुआ। तो ये पूरा चीज़ सब पार्टी दे रहे हैं, बड़े बड़े पार्टी, नेशनल पार्टी, इधर का लोकल पार्टी, बहुत बड़े बड़े पैसा दे रहे हैं। मगर हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है वो तो इंस्टेंट रिलीफ है आप लोगों का। आप नेपाली में हम लोग बोल रहे हैं कि आप जहाँ का भी खाना खाओ, एक चिकन, एक मुर्गी, जहाँ का भी आप खाना खा लो, मगर सही जगह में जाकर अंडा देना। हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपको इस तरीके के टाइम में इस तरीके का पैसा हम लोग देंगे भी नहीं। हम लोग इस देने का हम लोग नेपाल के सुदन गुरुङ ने भी यही बोला था। हाँ, सुदन गुरुङ ने ये बोला था, उसके बाद बालेन्सा ने ये बोला था, हरका साम्पाङ ने ये बोला था, और महावीर पुन तो वो तो बिंदास आदमी है, वो तो किताब बेचकर पूरा अपना इलेक्शन फंडिंग कर दिए। तो नेपाल के अभी जो इलेक्शंस हुए या फिर जिस तरह से वहाँ पे पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हुआ, वहाँ से कुछ पॉजिटिव ये मिला आपको? देखिए अभी नेपाल का पूरा ही सिचुएशन, ये नेपाल ऐसा स्थिति है कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस में एक एपिसेंटर बन गया है पूरा साउथ एशियन पॉलिटिक्स में। और इंडिया का आप नेपाल खाली क्यों, बांग्लादेश देखिए, श्रीलंका देखिए, नेपाल देखिए, सब जगह में यूथ अपराइजिंग इतना तरीके से हो रहा है। और यूथ अपराइजिंग हो रहा है, मगर यूथ जाकर पूरा मूवमेंट को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, उसमें तो फिर बांग्लादेश में भी डिफरेंस है, नेपाल में भी डिफरेंस है, श्रीलंका में भी डिफरेंस है। और अगर हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूथ खाली अकेला मूवमेंट लीड नहीं कर पाएगा, यूथ अगर श्रमजीवी लोग के साथ अगर एक यूनिटी बनाएगा, गठबंधन बनाएगा, जो गठबंधन संघर्ष से गठबंधन बनेगा, ये गठबंधन का ये अगर आएगा तो ये पूरा मूवमेंट को लीड करेगा, एक व्यक्ति नहीं करेगा, कलेक्टिव लीड, एक लीडरशिप। लगता है हमारे देश में भी यूथ मूवमेंट होगा उस टाइप का कुछ ऐसा? हमारे देश का जिस तरीके का नेचर है, स्टेट्स का फेडरलिज्म, उसके बाद सेंट्रलिज्म का जो बात है, इसमें नेपाल की तरह यूथ मूवमेंट एक ही बार में वो हो जाएगा ऐसा टाइप का मुझको नहीं लगता है। मगर स्टेट वाइज जगह जगह में हो रहा है। बिहार में करप्शन लेकर, रिक्रूटमेंट लेकर बड़ा आंदोलन हो रहा है। अभी नोएडा में देखिए, अभी ये लोग अभी सवाल उठाना सीख रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं जाकर तो ये पूरा ही इंटरनेशनल रिलेशन बबल बस्ट हो रहा है। तो ये बबल बस्ट होगा, बबल बस्ट में आंदोलन होगा, बहुत कुछ होगा। इसमें कौन क्या करके कौन पॉलिटिकल नैरेटिव डालेगा, ये तो अभी मीडिया और ये जो रील्स और ये पूरा है, इसमें तो मीडिया का कितना रोल है आपको इसको पता ही है। मगर हम लोगों को भी इसमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर हम लोगों को सच्ची में इलेक्शन खाली तो एजेंडा नहीं है ना, इलेक्शन के बाद तो बहुत कुछ है काम करने के लिए। अब इलेक्शन टाइम में सब जन रोड में बैठे हुए हैं। द रियल क्वेश्चन इज इलेक्शन के बाद में ये लोग रोड में होंगे या नहीं होंगे। हम लोग तो रोड में ही होंगे डेफिनेटली, हम लोग रोड में ही थे, संघर्ष में थे, हम लोग संघर्ष में रहेंगे। मगर जो अभी हम लोग का खरसाङ क्षेत्र से डिफरेंट पार्टी, डिफरेंट कैंडिडेट्स आ रहे, वो लोग इलेक्शन के बाद में रोड में नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, हार के जीत बावजूद व जीत के बावजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे, दैट शुड बी द क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कुछ देर के लिए मानते हैं कि आप खरसाङ से जीतते हैं और सिनेरियो ऐसा डेवलप होता है कि किसी न किसी एक पार्टी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सो कौन से पार्टी को सपोर्ट करने में आप इंटरेस्टेड रहेंगे? मतलब ऐसे तो सिनेरियो के हिसाब से होगा, लेकिन हाँ अंदर से भी खुशी महसूस होगा कि ओके ठीक है, उसको नहीं किया, इसको किया तो चलो ठीक है, बेटर हूँ। सो किसी के साथ नहीं जाना है, बल्कि श्रमजीवी लोगों का ही एक बढ़िया संगठन बनाना है, जो किसी भी दबाव में जाकर, फ्यूचर में जाकर ये जो रेजिम और पावर शिफ्ट में के ये जो पूरा श्रृंखला है, ये जो पूरा सीरीज़ है, उसको थोड़ा साइडलाइन रखकर संघर्ष निर्माण के रास्ते में जाए। किसी के नहीं, नया संघर्ष निर्माण करना है, संघर्ष ऐसा निर्माण करना है जिसमें लीडरशिप का अंडरस्टैंडिंग, कलेक्टिव लीडरशिप का अंडरस्टैंडिंग, और लीडरशिप ऐसा हो जो पूरा ही वैचारिक रूप से भी एकबद्ध हो, वैचारिक रूप से कड़ा हो, ऐसे टाइप का एक संगठन का निर्माण करना है। संगठन निर्माण में इसमें वर्किंग क्लास, टॉयलिंग मास, यूथ, सब जन को लेकर एक वो अगर हो करना है तो वो करेंगे। मगर अभी भी जो एग्जिस्टिंग पार्टी है पहाड़ में, और बीजेपी और टीएमसी के साथ तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मगर जो रीजनल पार्टी है, ये लोग का भी हम लोग जब
थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं पूरा, वह गोरखालैंड हो, वह मिनिमम वेज हो, वह जो भी हो, ये पूरा जिनिस में ये बात में थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में एकदम फेलियर। जैसे कि अभी तो जैसे कि बीजेपीएम को बोले तो बीजेपीएम विकास का नाम करता है, वो विकास का वाली बात करता है। इधर बीजेपी देखे तो गोरखालैंड जाकर पीपीएस हो गया, 11 जनजाति जाकर क्या हो गया, वो क्या, मतलब ये मिक्सचर में जो अल्टरनेटिव भी बन रहा है। मैं देख रहा था कि जब हाम्रो पार्टी था, अभी बीजेपीएम के विरुद्ध में तो लड़ ही रहे हम लोग, टीएमसी और बीजेपी के विरुद्ध में लड़ ही रहे हम लोग, मगर हाम्रो पार्टी जब था, हाम्रो पार्टी जब जीटी इलेक्शन में उठा था, तो वो लोग का मैनिफेस्टो में मैं कल देख रहा था, 2 चीज़ बात था वहाँ पर कि दार्जिलिंग को स्ट्राइक फ्री जोन करेंगे और दार्जिलिंग को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषणा करेंगे। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब वहाँ पर लेबर लॉ कुछ नहीं लगेगा, वहाँ पर राइट टू स्ट्राइक नहीं होगा, वहाँ पर राइट टू ऑर्गेनाइज नहीं होगा, राइट टू मेक यूनियंस नहीं होगा। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो इकोनॉमिक 2004 में 2015 में ये कॉन्सेप्ट आया था, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में एक बड़ा सा एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग पढ़े थे। तो SEZ मतलब ये है, मतलब पूरा दार्जिलिंग को ये करेंगे। मतलब ये जब चीज़ हम लोग पढ़े दिखाई दिए तो हम लोगों को वहाँ पर आइडियोलॉजिकल एक हॉलोनेस दिखाई दिया। तो ये हॉलोनेस दिखाई दिया, उसके बाद हम लोग ये सजेस्ट भी किए कि ये ठीक नहीं है, ये मत करो, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो उसमें ये पूरा जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म बोलते हैं, डेमोक्रेसी फ्लोज फ्रॉम ग्राउंड टुवर्ड्स दी हायरकी ऑफ pyramid, एंड pyramid से फिर नीचे का जो 2 वे प्रोसेस है, इसमें 1 वे प्रोसेस खाली दिखाई दिया, 2 वे प्रोसेस हम लोग को नहीं दिखाई दिया। तो इसीलिए अभी जो पूरा ये पॉलिटिकल स्फीयर में जो भी राजनीतिक पार्टी है, अभी वो लोग अपना वैचारिक रूप से बहुत ही दुर्बल है। क्वांटिटी व भीड़ के हिसाब से, हुद्दा के हिसाब से स्ट्रांग हो भी सकते हैं, मगर थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से आई डोंट थिंक कि ये लोग अभी वही है। हम भी अंडरस्टैंडिंग में, संगठन बहुत छोटा संगठन है हम लोगों का, इतना बड़ा संगठन नहीं है, छोटा संगठन है, मगर हम लोगों का जो लोकजन डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से बात रख रहे हैं वर्कर्स लोग, जिस तरीके से एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग टोन में संघर्ष करने से नहीं डर रहे हैं, बहुत वर्कर्स लोग को 19 जन तो लॉन्ग व्यू खाली केस लगा हुआ है, मार्गरेट्स ऑफ रिंगटोंग से 3 जन को केस लगा हुआ है, और हम लोग का यूथ तो 11-12 जन को केस दिया है अभी तक। तो केस हम लोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, और केस का पैसा भी वर्कर्स लोग ही उठा के देते हैं हम लोग केस का। और ऐसा भी है कि बहुत लॉयर्स लोग भी सिंपैथेटिक है ये लेकर कि ना ये एकदम ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था बोल के हम लोग को साथ भी दे रहे। तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों का द अल्टीमेट एम इज क्वालिटेटिव चेंज ऑफ सोसाइटी। अल्टीमेट चेंज हम लोग का ये है, हम लोग का अल्टीमेट एम नहीं है कि इलेक्शंस में जाकर हम लोग इलेक्शंस के थ्रू ही सब कुछ चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 3 MLA या 5 MLA पूरा इलाका में, ये इलाका में 293 और 94 इलेक्शंस वहाँ पर कैबिनेट में, वो तो माइनॉरिटी ही बनेगा जो भी पार्टी में जाकर। अगर हम लोग में अंदर में जाकर अपना वॉइस ओपिनियन करेंगे विधानसभा में, वॉइस ओपिनियन करने के बाद हम लोग वहाँ पर माइनॉरिटी रह जाएंगे, मगर वी वांट सच काइंड ऑफ MLAs फ्रॉम द हिल्स which will not only voice their opinion in the Vidhan Sabha, but which will also come out of Vidhan Sabha and have the courage and determination and the emotions and the energy to organize struggles in road and in every villages. हम लोगों को ऐसा टाइप का एक नेतृत्व का ज़रूरत है, स्पोक्स पर्सन का ज़रूरत है। वरना एक पर्सन के ऊपर जिस तरीके से मूर्ति पूजा होता है अब आजकल, एक दिस इज़ माई आइडल, दिस इज़ माई आइडल, एक पर्सन का जो ओवर डिटर्मिनेंस का जो अभी समय है, मोदी को जिस तरीके से ब्रांड सब्जेक्ट बना दिया, दीदी को जिस तरीके से ग्रैंड मदर सब्जेक्ट बना दिया, अभी पहाड़ में एक समय विमल गुरुङ था, अभी अनित थापा है, अभी फ्यूचर में अजय डोड्स होने का पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है। 1 मैन आर्मी 1 मैन शो में हम लोग बिलीव नहीं करते। हम लोग बिलीव करेंगे तो कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर फ्यूचर इंडरवियर्स एंड आवर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कलेक्टिव इंडरवियर, इसमें हम लोग बात करना। वो 5 चीज़ बताइए जो आप कर्सियंग में बदलना चाहते हैं, सिर्फ कर्सियंग में। देखिए, कर्सियंग में एक चीज़ है कि मूलभूत व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम लेकर हम लोग जब छोटे थे तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत थे, नेपाली मीडियम स्कूल भी बहुत थे। गवर्नमेंट स्कूल आस्ते आस्ते जाकर लास्ट 10 years में गवर्नमेंट स्कूल बहुत बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल, और प्राइवेट स्कूल इस तरीके से बढ़ रहा है कि अभी एजुकेशन इज नो लॉन्गर अ राइट, एजुकेशन हैज़ बिकम अ प्रिविलेज। तो एजुकेशन, फ्री एजुकेशन का जो बात है, जो BR अम्बेडकर भी किए थे, जिसको ज्योतिबाई फुले भी किए थे, जिसके बाद भगत सिंह भी किए थे, जिसके बाद गांधी जी भी किए थे, ये फ्री एजुकेशन का जो बात है, इसमें हम लोग दार्जिलिंग में 1 नंबर
प्राइमरी एजुकेशन का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा के गवर्नमेंट स्कूल और बढ़ाना है, और गवर्नमेंट स्कूल का क्वालिटी और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये करप्शन डेफिनेटली नहीं होना है। एक नंबर ये है हम लोग का मेजर डिमांड, हम लोग जी पहल से बोल भी रहे हैं। और दूसरा है कि हेल्थ फॉर ऑल, जिसके बात करते हैं कि अगर एक आदमी एक सिटीजन ऑफ इंडिया वो अस्वस्थ हो जाता है तो उसको पैसा नहीं है उसके पास, ही और शी शुड हैव द राइट टू एटलीस्ट अवेल प्राइमरी हेल्थ माने सिस्टम इन द हिल्स नो। अभी तो कर्सिंग हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर जाने पे ब्लड टेस्ट भी बाहर आकर करना पड़ता है। यूएसजी मशीन है मगर उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर्स है बहुत कम है, इतना लोड है डॉक्टर्स के ऊपर, सिस्टर्स के ऊपर, और पेशेंट लोग भर भर के रह रहे हैं, इतना कुछ फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर। इसके बाद उसको रेफर किया जाता है मेडिकल में, मेडिकल में लोग जन दे आर ऑन द ग्राउंड, लाइंग ऑन द ग्राउंड, इतना व्यवस्था खराब है। सेकेंड है ये स्वास्थ्य व्यवस्था में पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने का हम लोग प्रेशर सरकार में करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और ये हेल्थ फॉर ऑल एज अ राइट, इसको हम एकदम मेजर फोकस में इसमें काम करेंगे। थर्ड है हम लोग का जितना भी अभी का एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जिस तरीके का भाई भतीजावाद और करप्शन चलता है रिक्रूटमेंट में, हर चीज़ में, DHU हम लोग देखे, दार्जिलिंग यूनिवर्सिटी में देखे, अभी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन रहा है ऊपर डाउविल में, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनेगा तो उसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, एंटी करप्शन का ये जो हम लोग का एक मेजर इशू बन रहा है अभी थ्रूआउट होल ऑफ इंडिया, एंटी करप्शन इनिशिएटिव्स एंड ड्राइव्स हम लोग मोहल्ला चौक में हम लोगों का बातचीत हुआ भी है, हम लोग ये भी करेंगे। एक्सपोजिशन विकीलीक्स जिस काम किया था कि एक मतलब करप्शन को किस तरीके से हम लोग मतलब सोसाइटी में एक मेजर चीज़ बनाते हैं, तो हम लोग एंटी करप्शन ड्राइव डेफिनेटली करेंगे। उसके बाद साय सिंकोना बगान का मिनिमम वेज, पर्जा पट्टा, PF का बात और सोशल सिक्योरिटी का बात ये करेंगे। और अभी के टाइम में 5th नंबर इतना एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से NRC के नाम में, SIR के नाम में राइट टू वोट छीना जा रहा है, और लोकजन राइट टू वोट जब छीना जा रहा है तो हाँ ये ठीक ही किया, मतलब जस्टिफिकेशन भी लोग ही दे रहे हैं। ये जो नैरेटिव बनाया गया है पूरा कि 44,230 जन दार्जिलिंग से SIR से नाम कट दिया है, 90 लाख बंगाल से कट दिया, और पूरा देश भारत में अगर देखें तो आप लोग 10 करोड़ से 20 करोड़ लोकजन का नाम कटा हुआ है SIR से। तो ये SIR से नाम जब कटा है तो राइट टू वोट, तो ये जब ब्रिटिश शासन था उसके आगे डिफरेंट राजा का शासन था, उसमें तो वो राइट टू वोट नहीं था उस समय। राइट टू वोट इसका संघर्ष इतना बढ़िया संघर्ष, इंडिपेंडेंस का संघर्ष, उसके बाद हम लोग को राइट टू वोट मिला। अभी आस्ते आस्ते करके ये पॉलिसी थ्रू वाइज ये लोग राइट टू वोट आस्ते आस्ते करके छीन रहा है। तो ये राइट टू वोट डेमोक्रेसी में अगर नहीं है तो ये दिस इज नो लॉन्गर अ डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी का आंदोलन, डेमोक्रेसी इन द ग्राउंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द ग्राउंड का आंदोलन, इसको एक सोशल और सिविल सोसाइटी में हम लोग इसको बृहत रूप में लेकर जाएंगे। और हम लोग एक व्यक्ति बोलने से ये सब कुछ होगा, ये एकदम यहाँ पर हम लोग वी आर नॉट क्लेमिंग दिस, वी आर सेइंग दैट वन पर्सन कैन इग्नाइट अ लाइट बट द फायर हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द मासेस। रिकॉर्ड देखते हैं आप? हाँ एकदम बढ़िया देखता हूँ, हर वक्त हर चीज़ें देखता हूँ। अच्छा, तो एक मौका मिले कॉर्ड के दर्शक के साथ बात करने का, तो क्या बोलना चाहेंगे? उसमें आप वोट के लिए अपील नहीं कर सकते हैं, बाकी जो बोलना चाहेंगे आप बोल सकते हैं। देखिए, वोट किसी को देना है आपका इच्छा है, वो अपील करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरीके से इलेक्शन के टाइम में आपका राइट्स को कॉर्नर किया जा रहा है, ये जो पूरा अपना अधिकार जो डिफरेंट समय में डिफरेंट संघर्ष से जीता गया, जो डिफरेंट राइट्स था, उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। जिस तरीके से डेमोक्रेसी के नाम पर पूरा ही गुंडागर्दी और यहाँ पर पूरा ही एक टिरनी और करप्शन का मोहल्ला, एक इधर परिवेश बनाया गया जा रहा है। जिस तरीके से पर्यावरण विकास के नाम पर पर्यावरण को ध्वंस किया जा रहा है, जिस तरीके से विकास के नाम पर लोकजन का आवास का अधिकार, लोकजन का पानी का अधिकार, लोकजन का जल जंगल जमीन का आधार हाथ से छीना जा रहा है। कृपया करके आप लोग ये जो बात है, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा में जाकर खाली इलेक्शन में नहीं, आगे दिन में भी इसको लेकर सीरियसली कंसर्न होना हम लोगों को पड़ेगा। क्योंकि ये पृथ्वी एक ही है, ये समाज एक ही है। पृथ्वी अगर
हम लोग पृथ्वी के विनाश की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पूरा डिस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग का फ्यूचर जनरेशन भी नहीं रहेगा, ये पृथ्वी भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग सोशल चेंज का बात जब करते हैं, सोशल अंडरस्टैंडिंग जब बात करते हैं, तो हर एक व्यक्ति से वो चेंज शुरू होता है। एक सचेत समाज एक सचेत नेतृत्व को पैदा देगा, मगर एक अचेत समाज एक अचेत नेतृत्व को ही पैदा देगा। तो इसीलिए ये पूरा जो सिस्टम है अपना राइट्स है, इसको कृपया करके मत भूलिए इस टाइम में। इस टाइम में ये हुद्दा जो है, ये भीड़ का राजनीति तो करेंगे ये लोग, मगर उसमें जाकर अपना क्रिटिकल थिंकिंग का जो पोटेंशियल है उसको प्लीज़ आप लोग कॉर्नर मत कीजिए। और जब हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग बोलने का लिए है कि अपना राइट टू डिसेंट और राइट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, इसके लिए आप लोग मत लड़िए। आप लोग आगे आकर आप लोग को बोलना है, क्योंकि इतना 1000 माइल को लामो बाटो एउटा पाइलाबाट सुरु हुन्छ। 1000 माइल का लंबा रास्ता एक छोटा स्टेप से शुरू होता है। वो स्टेप हम लोग लिए है, वो स्टेप सेकेंड स्टेप अगर हर एक जमात, हर एक तबका का जमात अगर सेकेंड स्टेप आप लोग लेंगे तो ये सोसाइटी ग्राउंड से चेंज होगा। तो करप्शन, करप्टिव माइंड, अथॉरिटेटिव लोग या डिक्टेटर लोग व जो भी करप्शन में सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोग का कुछ नहीं चलेगा। आप ग्राउंड से काम कीजिए, आस्ते करके काम कीजिए, निरंतर होकर कीजिए और अपना अधिकार मत भूलिए। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। अंतिम चरण में है हम लोग। कुछ नाम लूँगा मैं, पॉलिटिकल नेम्स, ठीक है, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, बट कुछ नाम लूँगा, उनके ऊपर आपका क्या विचार है वो छोटे में आपको बोलना है। मैं कुछ इसमें टिप्पणी भी नहीं दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कुछ नहीं पूछूंगा। एक लाइन में या एक सेंटेंस में? ऐसा कुछ नहीं है, आप 2-3 सेंटेंस में आप बोल सकते हैं। मिस्टर IGGF के अजय एडवर्ड्स। वेरी गुड सोशल वर्कर बट एन इमेच्योर पॉलिटिशियन। अनित थापा। Anit Thapa, the broker of trusts, the broker of people trusts, वो ब्रोक किया है पीपल को ट्रस्ट कर। और जिस तरीके से पहाड़ का जो ज्वलंत मुद्दा को जिस तरीके से साइडलाइन करके खाली विकास का बात करते हैं, उसमें हिपोक्रेसी दिखाई देता है। रुदेन सादा लेप्चा, टोटल बिजनेसमैन, उसके बाद कुछ नहीं है। बिमल गुरु, an iconic leader but a failed leader he failed the revolution. If he wanted, he could have done a lot of things. और अंतिम नाम हरका बहादुर छेत्री, an opportunist. ठीक है, सुमेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पे। आई होप आपको ये कन्वर्सेशन करते हुए भी मज़ा आया होगा कि एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आपका जो वॉइस है वो सही जगह तक पहुँचे। हम भी यही चाहते हैं। इनफैक्ट पर्सनली मुझे कॉर्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली मुझे आई रियली एंजॉयड लिसनिंग टू यू थॉरली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस। थैंक यू एकदम। मैं पूरा कॉर्ड के टीम को और आपको मन से थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कॉर्नर्ड, ऐसा माइनॉरिटी वॉइसेस को आपने यहाँ पर आने का बोला और आप अपना ओपिनियन रखने को चांस दिया, प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए पूरा कॉर्ड और आपका टीम को मन से ही अभिवादन और धन्यवाद देना चाहता हूँ। रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।